अच्छा, इनका हम कोड देख लेते हैं कि इन्होंने किस तरह से इसको किया है, और फिर मैं आपको बता पाऊंगा कि इस कोड में क्या चेंजेस करने से फिर जो है ना ये सेट हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने क्या किया है एक्चुअल, एक नंबर वैल्यू करके वेरिएबल लिया है, एक प्रीवियस ऑपरेटर करके वैल्यू लिया है, एक नम रिजल्ट है और एक नम इनपुट है। ठीक है, चार इन्होंने वेरिएबल्स बनाए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद है एच रिजल्ट। ये आई थिंक एक डिव है जिसमें ये स्क्रीन के तौर पे इसको यूज कर रहे हैं इस रिजल्ट को। अच्छा, तो अब मैं इसको कंट्रोल एफ कर लेता हूँ कि जहां जहां यूज हुआ है। अच्छा, जब कोई नंबर प्रेस किया जाता है, जब कोई नंबर प्रेस किया जाता है तो ये फंक्शन चलता है मोस्ट प्रोबेबली, जो मुझे देख के फील हो रहा है। अच्छा, और ये कैलकुलेट रिजल्ट है, जब इक्वल टू प्रेस किया जाता है तो मे बी ये चलता होगा। अच्छा, ऊपर हम मार्कअप में जरा देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। अच्छा, 1 से लेके 10 तक के जो बटन है, 1 से लेके 0 तक के जो बटन है, उसमें एंटर नंबर का फंक्शन चल रहा है और उसमें हार्ड कोडेड वैल्यू दी जा रही है वहां पर कि क्या बटन प्रेस हुआ है। ठीक है, तो ये वाला वो फंक्शन है। अच्छा, जो भी नंबर प्रेस किया जाता है, अगर नम, ये नम इनपुट क्या चीज है? ये ऊपर वेरिएबल, फोर्थ वेरिएबल, हम्म, लेट नम इनपुट इक्वल्स। ठीक है जी। सर ये नम इनपुट इसलिए दिया था कि इसके अंदर जो है मतलब ये मैनेज करने के लिए कि जब भी कैलकुलेशन परफॉर्म हो चुकी होगी तो इसको जो है ना मैं एम्प्टी कर रहा हूँ, तो उससे ये होगा कि जब नेक्स्ट नंबर लेंगे और तो उसमें ऊपर के जो स्क्रीन है वो खाली कर देगा ये। सही, हम्म, एम्प्टी एम्प्टी वरना हो उसमें जाएगा। ये हो रहा था कि वो उसी रिजल्ट के अंदर ही कंकैटिनेशन हाँ कर रहा था। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही किया हुआ है, बिल्कुल आपने ये सही किया हुआ है। अच्छा, अब खैर हमें इसको तो देखना भी नहीं है, हमें इसको इसलिए नहीं देखना कि प्रॉब्लम जब आती है जब मैं प्लस का बटन दबाता हूँ या माइनस का बटन दबाता हूँ, तो प्लस का बटन दबाने पे एक वैल्यू लिखी हुई है और मैंने प्लस दबाया तो वो वैल्यू गायब हो जाती है स्क्रीन से। हमें जस्ट एक इसमें एडिशनल कंडीशन लगानी है कि वो वैल्यू गायब ना हो। ठीक है जी। अच्छा, तो ये प्रेस होता है और ऑपरेटर इसके अंदर आता है, मिसाल के तौर पे प्लस, प्लस है। अच्छा, तो प्लस के ऑपरेटर में क्या होता है कि नम रिजल्ट इक्वल्स इक्वल्स हो जाता है नंबर, यानी नम रिजल्ट और नम इनपुट, यानी पहले से जो रिजल्ट मौजूद है और जो अभी आया है वो दोनों को प्लस कर दिया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जस्ट एक एडिशनल कंडीशन लगेगी कि अगर नम रिजल्ट अनडिफाइन है तो उसकी जगह पे 0 कर दिया जाए। ठीक है, नम रिजल्ट, अब मैं जाके इसको एडिट कैसे करूंगा, इसको मैं एडिट इस तरह करूंगा, इसको मैंने बॉडी स्क्रिप्ट, अभी मैं जस्ट प्लस वाले को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, जस्ट प्लस वाले को मैं मॉडिफाई कर देता हूँ अभी। तो इसमें मैंने कहा कि नम रिजल्ट और 0। ठीक है, 0 कर दिया मैंने कि अगर उसमें पहले से अनडिफाइन हो तो 0 रहे। ठीक है जी, अब मैं इसको चला कर देखता हूँ। तो अब इसको प्लस दबाने से गायब नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब ये तो एक प्रॉब्लम होगी ना। ये प्रॉब्लम ये हुई कि असल में पहले से मैंने कुछ रखा हुआ था रिजल्ट में। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा एक्चुअली पेज को, और रिफ्रेश करके मैं ये चेंज करूंगा इसमें, तब ये मुझे सही पता चलेगा कि प्रॉपर हुआ है वो या नहीं हुआ। एडिट एज टेक्स्ट, प्लस वाले में गया मैं और यहाँ पे मैंने और 0 लगा दिया कि अगर नम रिजल्ट में कुछ भी नहीं है तो उसको कंसिडर करो कि वो 0 उसमें है। अच्छा, अब मैंने कहा 2, और अब मैं प्लस प्रेस करूंगा तो उसको गायब नहीं होना चाहिए, प्लस गायब हो गया। मोस्ट प्रोबेबली शायद मैं कुछ लिखने में मिस्टेक कर रहा हूँ। इसको मैं कंट्रोल ये करके ना अपने VS कोड में लेकर आ जाता हूँ ताकि मेरे पास पूरा कोड आ जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है जो मैं लिख रहा हूँ उसकी उसका चेंज रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है गूगल क्रोम पर।
is अच्छा, प्रीवियस ऑपरेटर का भी तो चक्कर है ना यहाँ पे। ओके ओके ओके, असल में ये जीरो का चक्कर नहीं है, ये असल में प्रीवियस ऑपरेटर किसी से मैच ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि जब मैं पेज पे पहली दफा जब आऊंगा, मैं पहली दफा आया और 2 प्रेस करके मैंने प्लस प्रेस किया, तो वो प्रीवियस ऑपरेटर किसी में भी मैच नहीं हो रहा, तो अल्टीमेटली जो है वो ये चल जा रहा है, नम रिजल्ट खाली ही खाली ही चला जा रहा है, मे बी। तो यहाँ पे मैं मे बी ट्राई कर सकता हूँ कि केस डिफॉल्ट केस में जो है उसको वही रहने दूं, मैं उसको चेंज ना करूं। ठीक है, जो भी है डिफॉल्ट के केस में मैंने क्या कहा, डिफॉल्ट की मैंने क्या स्पेलिंग रख रखी है, DEFAULT डिफॉल्ट। इसमें ये एरर मुझे क्यों सर केस नहीं आता है, डिफॉल्ट खाली लिखा आता है, हाँ गॉट केस हटा दे। गॉट इट, सही कह रहा, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, डिफॉल्ट पे मैंने क्या कहा, मैंने पूरा एज इट इज इसको कॉपी किया, कहा कि नम रिजल्ट जो है ना वो क्या हो जाए, नम इनपुट के इक्वल हो जाए, जो भी इनपुट है नहीं यार, ये क्या सीन है, इस फंक्शन को शुरू से देखते हैं। एच रिजल्ट को सबसे पहले खाली किया, ओ एच रिजल्ट जो आपकी स्क्रीन है उसको सबसे पहले खाली कर दिया, उसके बाद नम रिजल्ट को चेक किया कि नम रिजल्ट अगर खाली है, नम फिर ये रिजल्ट फर्स्ट टाइम के केस के लिए है कि ये अगर मतलब अभी कैलकुलेशन कुछ भी नहीं हुई है ना, तो वो फिर चेक करेगा कि अगर एम्प्टी है तो जो नंबर आ रहा है वो एज इट इज नम रिजल्ट में डाल देगा। मगर वो एज इट इज नहीं आ रहा, यही यही प्रॉब्लम हो रही है असल में, कि उसको एज इट इज रहना चाहिए बट वो रह नहीं रहा एज इट इज, है ना। सही। ये असल में ये वेरिएबल में डाल रही है, उसमें HTML में नहीं जा रहा है, HTML जो है वो एम्प्टी हो रही है, वो ये इशू हो सकता है। जब यहाँ पे मैंने प्रेस किया, मैंने 2 प्रेस किया, ये फंक्शन चला, इसने कहा कि की वैल्यू और अच्छा नम इनपुट इस वक्त भी खाली था ना, तो एच रिजल्ट को खाली किया इसने। खैर यहाँ पे जब की वैल्यू प्रेस हुई तो 2 जो है मेरे एच रिजल्ट में यानी मेरी स्क्रीन पे जाके प्रिंट हो गया, 2 मेरी स्क्रीन पे जाके प्रिंट हो गया, ठीक है। और वही सेम चीज नम इनपुट में भी आ गई, नम इनपुट में भी आ गई वही सेम चीज। सही। अब जब प्लस यहाँ पे प्रेस होता है, एक मिनट सर, वो console.log ER0A ये कॉमा नाम कुछ ये भी लिख सर ये वो मैंने चेक करने के लिए, कंडीशन चेक करने के लिए ये तो रिमूव कर सकते हैं। कुछ भी लिख के अच्छा एक कंसोल करा सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। ये मैंने अपने वो डीबग के लिए करा था ये। अच्छा गॉट इट। अच्छा जी, तो ये जो 2 है वो तो प्रॉपर चला गया, रिजल्ट एच रिजल्ट जो मेरी स्क्रीन के तौर पे डिव यूज हो रहा है उसमें चला गया। अच्छा, उसके बाद जैसे ही ऑपरेटर प्रेस होता है, तो ऑपरेटर प्रेस होने के ना फौरन बाद स्क्रीन को एम्प्टी करा दिया जाता है, स्क्रीन को एम्प्टी करा दिया गया। अच्छा, उसके बाद चेक किया गया कि नम रिजल्ट क्या इस वक्त बिल्कुल खाली है। अच्छा, नम रिजल्ट जो है इस वक्त पहली दफा में खाली होगा, पहली दफा में। hresult.html को ये अगर मेरे हटा ख्याल से ये सिर्फ फर्स्ट टाइम ही चलेगा, उसके बाद दोबारा नहीं चलेगा ये पीस ऑफ कोड, क्योंकि वो नम रिजल्ट तो बिल्कुल ही पहली दफा में खाली होगा, उसके बाद तो इसमें कोई ना कोई वैल्यू आ रही होगी। नम रिजल्ट असल में एक प्रॉब्लम और भी आपने की है, ये चूंकि सारे जो नंबर के वेरिएबल्स होते हैं ना, इसको हम जीरो से इनिशियलाइज करवाने से आसानी रहती है। अगर आप इसको जीरो से करवाते हैं ना तो शायद इस इफ की आपको जरूरत नहीं पड़ती, ये सही सारे ना सर। इसको जीरो से इनिशियलाइज करवाना चाहिए, लेकिन खैर अभी ये इसी तरह बना हुआ है, हम इसको इसी तरह फिक्स करते हैं, फिक्स करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब ये जो कैलकुलेट रिजल्ट है, अच्छा बाकी लोग भी ना, ये मैं इसलिए इस पे थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ कि मेरे साथ साथ बाकी लोग भी देखें कि कैसे मैं इसको प्रोसेस को कर रहा हूँ,
कैसे चीज को समझ रहा हूँ और कैसे उसको डीबग करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपने अभी बात करी कि hResult.innerHTML खाली करा रहा है फंक्शन चलने पे, तो अगर हम वो हटा देंगे तो ऑपरेटर लाइक प्रेस करने पे शायद ये डिसअपियर ना हो। हाँ, करके देखते हैं ये। करेक्ट। अच्छा, हमें ना बट ये बिल्कुल अचीव हो गया, बिल्कुल सलील आपने सही कहा था। असल में ये क्या कर रहे हैं, उसको एम्प्टी करके और दोबारा से रखवा रहे हैं, एच रिजल्ट में दोबारा से चीज को रखवा रहे हैं। बट इसको खाली करने के बाद यहाँ रखवाएं लास्ट में। ओ अच्छा 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 अच्छा। असल में पता हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जब ये खाली हो जा रहा है ना, तो पहली दफा में ना ये चलता है, वो स्विच पे जाता ही नहीं है। इसीलिए मेरा ये वाला डिफॉल्ट वाला तरीका काम नहीं कर रहा था, क्योंकि पहली दफा में ये स्विच पे जाता ही नहीं है। ये इस इफ जब इफ ट्रू हो जाती है तो जाहिर है एल्स पे तो फिर नहीं जाएगा, ये एल्स है मेरा, एल्स पे जाएगा ही नहीं, इसलिए हो रहा है। बट मुझे अभी क्या करना है यहाँ पे कि इस पॉइंट पे ना मुझे थोड़ा सा ब्लिंक देना है उसको। ठीक है, ये खाली तो हो गया मेरा, बट इसको खाली नहीं करवाना मुझे, इसको थोड़ा सा मुझे ब्लिंक देना है। अब हम कोई ऐसा तरीका देखते हैं कि उसको हम ब्लिंक कैसे दे सकते हैं। सही है। अच्छा, नम ऑपरेटर ये सब सही हो गया। अच्छा, तो हमें ये तो पता चल गया कि पहली दफा में ये चलता है। अच्छा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं कट करता हूँ यहाँ से और कट करके इसको यहाँ लाता हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि बार टेम्प इक्वल टू, यानी जो भी इसके अंदर स्क्रीन पे था, जो भी स्क्रीन पे था उसको मैंने एक वेरिएबल टेम्प में उसको सेव करवा दिया। सही है। उसके बाद मैंने कहा कि इसको खाली कर दो। ठीक है, मतलब जो भी इसमें था उसको मैंने एक वेरिएबल में सेव करा के थोड़ी देर उसको खाली करवा दिया। उसके बाद जावास्क्रिप्ट में हमने एक चीज पढ़ी थी, सेट टाइम आउट, जो क्या करता है थोड़ी देर बाद चलता है। मैंने इसमें कह दिया ये कि नहीं 200 मिली सेकेंड, कि 200 मिली सेकेंड बाद क्या करो कि इसके अंदर वापस वही चीज रखवा दो जो उसमें पहले थी। ये सेट टाइम आउट हमने नहीं पढ़ा था। सेट टाइम आउट हमने पढ़ा है। सेट टाइम आउट असल में क्या करता है, ये जो पॉइंट है ना हमारा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का कोड थोड़े डिले करके चलाता है, मतलब चलाता है ये लेकिन थोड़ा डिले करके। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं 200 लिखा है ना मैंने, तो मैं अगर इसमें 10,000 लिख दूंगा तो 10,000 मिली सेकेंड बाद चलाएगा ये, मतलब 10 सेकंड। तो अभी मैं इसमें 200 रखता हूँ और देखता हूँ मैं कि ब्लिंक जो है मुझे प्रॉपर दिख रहा है नहीं दिख रहा। अगर प्रॉपर नहीं दिखेगा तो मैं इस टाइम को थोड़ा ऊपर या नीचे भी कर सकता हूँ। मैंने कहा 2, मैंने कहा प्लस, थोड़ा कम करते हैं उसको, 100 करते हैं। मैंने कहा 2 और इसको और कम करते हैं, 50 मिली सेकेंड। 2 प्लस 40, 2 प्लस, अब बिल्कुल सही इसमें आ गया, प्लस 3 प्लस 5 हो गया ये। अच्छा, एक प्रॉब्लम हो रही है हमारे पास कि हम जब कुछ लिखते हैं यहाँ पे तो हमारा जो बटन है ना वो पूरा ऊपर नीचे होता है। तो इसका तरीका ये होता है इसको सॉल्व करने का कि इसके ऊपर जो भी चीज ली गई है उसको आप ना हाइट उसकी फिक्स कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो ऊपर नीचे नहीं हो रहा होता। ठीक है, अभी चूंकि इसकी हाइट कोई फिक्स नहीं है तो इस वजह से क्या होता है वो ऊपर और नीचे हो रहा होता है वो। इनका जो एच रिजल्ट है जो एक डिव की सूरत में ऊपर मौजूद है, इसकी विड्थ तो है बट इसमें हाइट फिक्स नहीं है। तो इसकी हम क्या करते हैं, हाइट भी लगा देते हैं। स्पैन है ये एक अदद, और मैंने कहा कि हाइट इसकी हम कर देते हैं 250 पिक्सल। ठीक है, तो हम जस्ट इसकी हाइट आई है नहीं आई, सर इसे ब्लॉक करके हाइड करके दे। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक ही करने लगा मैं इसको, क्योंकि बिल्कुल इनलाइन चीज जो होती है, अभी हमने पढ़ा नहीं है मार्कअप्स वगैरह में ये चीजें।
बट स्टिल हमने मार्कअप्स अभी इतने नहीं इस डिटेल में पढ़े, बट स्टिल मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जो चीज़ इनलाइन ब्लॉक होती है वो क्या होती है। अच्छा, विड्थ इसकी ना मुझे 100% करनी होगी ना। जो विड्थ इसकी 600 है ना, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये बॉक्स जो इसका बन रहा है, तो बॉक्स जहां खत्म होता है वहां से बटन स्टार्ट हो रहे हैं, या मे बी मुझे इसके बाद एक BR लगाना चाहिए कि BR लगा के फिर बटन मेरे स्टार्ट हो। तो ये मेरे पास यहाँ आ गया। अच्छा, ये बॉक्स काफी बड़ा बन चुका है, तो उसकी मैं हाइट को थोड़ा कम करता हूँ, 150 कर देता हूँ। सर इसमें से ब्रेक का या तो निकाल दें, ब्रेक के इसमें मैंने 2 लगाए थे, वो थोड़ी सी हाइट मैनेज करने के लिए, वो लेकिन हो नहीं सकती उससे। वो हाइट असल में इसी वजह से नहीं हुई थी क्योंकि वो ना इनलाइन ब्लॉक आपको करना होता है उसको हाइट को चेंज करने के लिए। अच्छा खैर, तो अभी हम दोबारा से उसको हम देखते हैं। हम जो चीज करना चाह रहे थे 23+, वो चीज तो अचीव हो गई है, बट स्टिल वो थोड़ा सा हिल रहा है अभी भी। और थोड़ा सा हिलने का रीजन उसका यही है कि शायद हमने उसको हाइट थोड़ी और ज्यादा हमें देनी चाहिए, क्योंकि H1 की ना एक सर्टेन हाइट होती है, उससे वो कम है, मे बी इस वजह से वो ब्लिंक कर रहा है। मैंने कहा 3 और प्लस, वो पूरा थोड़ा सा हिल रहा है। खैर, हमने ऑलमोस्ट वो चीज अचीव कर ली है जो हम देखना चाह रहे थे। खैर, तो बहुत अच्छा बनाया आपने उमर खान, राइट? जी सर। अच्छा जी, तो हम इसको अब यहाँ पे क्लोज करते हैं फिलहाल, और हम वापस आ जाते हैं अपने फंक्शन वाले कोड में। अच्छा, थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक को हम खत्म कर लें। हमारे पास 1.5 घंटा है अभी क्लास का बचा हुआ है हमारे पास। रिवीजन में हम ये कर लेते हैं कि हम डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग फंक्शन हमने देखा। एक तो हमने सिंटैक्स देखा था सबसे पहले, इससे भी पहले वाली क्लास में, कि ये एक सिंपल सा सिंटैक्स था, ठीक है। इस तरह से फंक्शन को लिखा जाता है और इस तरह से कॉल किया जाता है, ठीक है। ये सिंटैक्स तो यहाँ कंप्लीट था, बट फिर हमने अगेन उसको देखा कि डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग फंक्शन। तो सबसे पहला हमने देखा नेम्ड फंक्शन, ठीक है, जिस फंक्शन का एक नाम होता है और कीवर्ड फंक्शन होता है, फिर उसका नाम होता है, फिर ये पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, पैरेंथेसिस के दरमियान में इसके जो भी पैरामीटर्स हैं वो हम लिख देते हैं। पैरामीटर्स को हम इनपुट्स भी कहते हैं, पैरम्स भी कहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फंक्शन पैरामीटर जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, उसको ऐसे मानना होता है हमें कि वो इस फंक्शन के लोकल वेरिएबल हैं, और एक्चुअल में होते भी हैं वो, ठीक है। इस फंक्शन के लोकल वेरिएबल होते हैं वो जो भी पैरामीटर्स होते हैं। तो जब ये फंक्शन, अभी जब हम डिस्कस करेंगे कि ये चलता कैसे है फंक्शन, तो उस वक्त हम मजीद इसको देखेंगे कि इस लोकल वेरिएबल होने से इसमें ये क्यों मैंने बात मेंशन की है कि लोकल वेरिएबल होते हैं। अच्छा, ये हो गया जनाब। इस फंक्शन की बॉडी के अंदर जो भी लिखा होता है हमने वो चलता है, ठीक है। अभी राइट नाउ इसमें क्या है, एक वैल्यू है, दूसरी वैल्यू है, और दोनों वैल्यू को वो प्लस करके प्रिंट करवा देता है। ये हमने इनपुट का पूरा तरीका देख लिया था, ठीक है। इनपुट हम, अब हमें आउटपुट डिस्कस करना था आज की क्लास में। अच्छा, सेकंड जो हमारा लिखने का तरीका है वो है एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन का बेनिफिट ये होता है कि फंक्शन हमारा लेजी लोड होता है। लेजी लोड का मतलब ये है कि जब उस लाइन पे कोड पहुंचता है, जब उसकी एक्चुअल में जरूरत पड़ती है, तभी वो लोड होता है फंक्शन। उससे पहले वो फंक्शन किसी भी जगह पे रजिस्टर नहीं होता, मतलब मेरे कोड को नहीं पता होता है कि इस तरह का कोई फंक्शन मौजूद भी है। तो एनोनिमस फंक्शन का हमारे पास ये बेनिफिट होता है। अच्छा, एनोनिमस फंक्शन वो फंक्शन है जो जावास्क्रिप्ट में सबसे ज्यादा यूज होते हैं, और इसको हमें या तो किसी वेरिएबल में स्टोर करना होता है बनाते साथ फौरन, क्योंकि एनोनिमस फंक्शन है, इसका कोई नाम नहीं होता। तो अगर आप इसको किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करेंगे तो बाद में आप इसको कॉल नहीं कर सकते फिर, ठीक है। और काइंड ऑफ इसको वो मेमोरी में फिर हटा भी दिया जाता है इसको, अगर इस तरह कोई फंक्शन आपने बना के छोड़ा हुआ है। बल्कि इस तरह का, बल्कि अगर कुछ करेंगे आप तो जावास्क्रिप्ट आपको एरर भी दे देता है कि भाई अगर एक एनोनिमस फंक्शन है तो जावास्क्रिप्ट आपसे कहता है कि आपके लिए जरूरी है कि आप इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कराएं या फौरन ही कॉल करके उसको खत्म कर दें। तो फौरन कॉल कर सकते हैं आप या वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है छोटी सी, जिसमें एक फंक्शन है,
इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है, जस्ट कीवर्ड फंक्शन है और उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज हो चुकी है। अच्छा, इसमें भी इनपुट्स आ सकते थे, ठीक है, मैंने लिखा नहीं है बट इनपुट इसमें भी आ सकते हैं। किसी भी फंक्शन में इनपुट लिखना या ना लिखना आपकी मर्जी होती है, डिपेंडिंग ऑन योर केस कि आपको इनपुट की जरूरत है या नहीं है। अच्छा, ये हो गया जनाब, ये नीचे इस फंक्शन को कॉल कर दिया। अब इसको कॉल किस तरह से किया हमने, इसका जो वेरिएबल था जिसमें ये स्टोर था उसी पे मैंने ऐसे ब्रैकेट लगाई और वो कॉल हो गया। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में कॉपी भी कर सकता हूँ। जैसा कि हमने जिक्र किया था, जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन जो है वो फर्स्ट क्लास सिटीजन होता है, और यही वजह है कि हम एक फंक्शन को वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा पा रहे हैं। और जब ये एक वेरिएबल में स्टोर हो गया तो हम इसको एक से दूसरे में कॉपी भी कर सकते हैं वेरिएबल में, ठीक है, मतलब एक से कहीं और भेज दिया, उसकी एक और कॉपी बना ली। जिस सेम इसी तरह जैसे कोई नंबर वेरिएबल या स्ट्रिंग वेरिएबल को हम एक से दूसरे में कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो शुरू के दोनों तरीके थे ये ECMAScript 5 में ये मौजूद थे तरीके। अब ये जो तरीका है तीसरा हमारे पास, ये ECMAScript 5 में नहीं है बल्कि ये ECMAScript 6 का ये पार्ट है। बहुत सारे मेजर ब्राउजर ECMAScript 6 को सपोर्ट करना शुरू हो गए हैं, जैसे कि गूगल क्रोम पे अगर आप ये एरो फंक्शन लिखेंगे तो वो आपको एरर नहीं देगा, वो चलेगा, ठीक है। और मजीद आपको अगर डिटेल देखनी है तो किसी भी जब आप MDN का डॉक्यूमेंट खोलते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा ARROW फंक्शन, ठीक है, और ये MDN का डॉक्यूमेंट पहले नंबर पे ही आता है। तो ये एरो फंक्शन जो है ये लास्ट में इसके जाएंगे आप, हर डॉक्यूमेंट में लिखा होता है इन्होंने कि कौन से ब्राउजर के कितने वर्जन पे एटलीस्ट ये चलेगा, ठीक है। तो ES6 के बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अब ES6 में एक क्लास है, क्लास का भी कीवर्ड इन्होंने ऐड किया था, ठीक है जी। ये MDN पे हम आ गए। अब ये क्लासेस जो हैं, ये क्लास का जो कीवर्ड है, ये इसके नीचे जाकर मैं देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि कौन से ब्राउजर में ये सपोर्टेड है, ठीक है। क्रोम आपका 49 होना चाहिए एटलीस्ट, और स्ट्रिक्ट मोड इसमें इनेबल होना चाहिए, रिक्वायर्ड होना चाहिए। तो किसी भी चीज का आप इस तरह से जाकर देख सकते हैं कि वो कौन से में मुझे सपोर्टेड है और कौन से में नहीं है। अच्छा, ये एज में सपोर्टेड नहीं है बाय द वे, लेकिन एज चूंकि अब क्रोमियम हो चुका है तो इसलिए अब इसमें भी सपोर्टेड है ये। अच्छा, Node.js 6.0 से ऊपर होना चाहिए जब ये सपोर्ट करेगा। अभी जो है Node.js 16 चल रहा है हमारे पास। तो किसी भी जावास्क्रिप्ट का कोई भी कीवर्ड जो ECMAScript 5 का हिस्सा नहीं है, वो ECMAScript 6 का पार्ट है, तो उसको आप इस तरह से आके देख सकते हैं यहाँ पे कि आया कि उसको। अच्छा, इन्होंने नीचे कमेंट्स भी किए होते हैं, एक कमेंट भी किया हुआ होता है इन्होंने कि इसकी फुल सपोर्ट है, मतलब क्लास का जो कीवर्ड है उसकी फुल सपोर्ट ये कह रहे हैं कि है ये, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से कोई अगर मैं खोलूंगा ना ऐसी चीज जो डेप्रीशिएट हो चुकी है या अभी बिल्कुल वो प्री मैच्योर है, तो उसमें भी ये कह देगा कि भाई आप ना इसको यूज ना करें। मिसाल के तौर पे सुपर का मैं जस्ट एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, इस डॉक्यूमेंट को आप देख सकते हैं यहाँ पर आके आप। स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक, ठीक है, क्लास के अंदर जो स्टैटिक होता है, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने अच्छा, इसमें कोई कमेंट ही नहीं किया हुआ नीचे, ना इसकी कंपैटिबिलिटी बताई हुई है। अभी मैं पता नहीं कौन सी चीज इसमें देख रहा था, स्पीच रिकग्निशन वाला देख रहा था ना, तो उसमें इन्होंने काफी कमेंट्स वगैरह किए हुए थे नीचे। ये इन्होंने कहा हुआ है फुल सपोर्ट। इसमें ग्रामर वाली एक चीज थी जिसका इन्होंने कहा था कि भाई आप उसको, ये रहा ग्रामर्स, स्पीच ग्रामर लिस्ट, ठीक है। स्पीच ग्रामर लिस्ट वाली चीज पे मैं आया तो इन्होंने देखे कमेंट किया हुआ है कि एक्सपेरिमेंटल है, ये फुल सपोर्ट है इसकी, बट ये एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेक्टेड बिहेवियर टू चेंज इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में इसका बिहेवियर चेंज हो सकता है, ठीक है। कुछ चीजों पे इन्होंने ना ऐसे थंब डाउन किया हुआ होता है। अगर मैं थोड़ा सा देखें, हर जो ये जो बीटा में चल रहे हैं उसके साथ ये ग्लास इन्होंने वो बनाया हुआ है, फ्लास्क बनाया हुआ है। अच्छा, इसी तरह कुछ मेथड्स के साथ इन्होंने ये डिलीट का बटन बनाया हुआ है। इसका मतलब है कि ये अब खत्म हो चुका है, इसको अब यूज नहीं करना है आपने, इसकी सपोर्ट खत्म होने वाली है, या इसको डेप्रिसिएट कर दिया सब लोगों ने। तो इस तरह से ना MDN के जो भी डॉक्यूमेंट आप खोलेंगे MDN में जो भी चीज, तो
इसमें इन्होंने बहुत अच्छा ये काम किया कि लास्ट में उसकी कॉम्पैटिबिलिटी पे काफी कमेंट्स वगैरह किए हैं। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और क्लोज करके वापस अपने कोड में आ जाता हूँ। ठीक है जी, तो एरो फंक्शन हमारे पास जो है ECMAScript 6 का पार्ट है। ECMAScript 6 जो है उसको कोई भी ब्राउजर फुली सपोर्ट नहीं करता है। कोई भी ब्राउजर अभी तक पार्शली सपोर्ट करते हैं सब लोग, ठीक है, जिसमें क्रोम सबसे ज्यादा चीजें सपोर्ट करता है, मोजिला फायरफॉक्स भी काफी चीजें सपोर्ट करता है, लेकिन बहुत सारी चीजें ECMAScript 6 की ब्राउजर्स में उसकी सपोर्ट नहीं है अभी। ऑन अदर हैंड जो Node.js है उसमें ECMAScript 6 की फुल सपोर्ट आ चुकी है, लेकिन उसके लिए वो कहते हैं कि उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है, वो कहते हैं आप इसको ना मेंशन करें कि ये ECMAScript 6 में लिखी हुई है। ठीक है, वो जब हम सर्वर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हम उसमें जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है वो .js की जगह हम क्या करते हैं .mjs लगाते हैं उसमें। तो .mjs करके जब आप फाइल बनाते हैं तो उसमें पूरा फिर आप ECMAScript 6 का जो भी कोड है वो सारा आप उसमें लिख सकते हैं, वो सब सपोर्टेड है। अच्छा जी, तो 3 हमारा एरो फंक्शन हो गया। चौथा भी हमारा जो है वो एरो फंक्शन है, लेकिन चौथा तरीका जो है लिखने का, उसको देखने से पहले मैं वापस आया था और वापस आके मैंने कहा था कि हम इनपुट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इनपुट हमने अच्छे से समझा था कि भाई 2 3 4 5 जितने भी मैं इनपुट चाहूं ले लूं। इनपुट जब दिया जाता है तो वो सीक्वेंस को फॉलो करता है, मतलब आपने अगर एक इनपुट दिया तो पहले वाले में मिल जाएगा, सेकंड वाला अनडिफाइंड मिलेगा आपको। अगर आपने 2 दे दिया तो दोनों में मिल जाएगा, लेकिन सीक्वेंस वाइज जो पहले दिया है वो पहले में मिलेगा, जो सेकंड पे दिया है। ठीक है, जैसे मैं इस फंक्शन को जब कॉल कर रहा हूं तो जो मैंने पहले वाले में दिया है वो पहले पैरामीटर में आपको मिल रहा होगा, जो सेकंड में दिया है सेकंड सीक्वेंस में जो सेकंड नंबर पे है वो सेकंड में मिलेगा। अगर मैंने सेकंड के अलावा तीसरा भी दे दिया, चौथा भी दे दिया, तो भी ये फंक्शन चल जाएगा। और चूंकि इसमें 2 इनपुट रिक्वायर्ड है, 2 ले लेगा, बाकियों को इग्नोर कर देगा वो। ठीक है, कुछ दूसरी लैंग्वेजेस में इस चीज को मुख्तलिफ तरह से हैंडल किया जाता है, इसलिए मैं ये चीज मेंशन कर रहा हूँ अलग से, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बैकग्राउंड से हों, तो उसमें ओवरलोडिंग वगैरह के तरीके से उसको हैंडल किया जाता है। बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन का नाम ही फंक्शन की मेन आइडेंटिटी है। ठीक है, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है कि फंक्शन का नाम और पैरामीटर की तादाद और पैरामीटर की टाइप वो पूरी उसकी आइडेंटिटी में शामिल होता है। बट जावास्क्रिप्ट में सिर्फ फंक्शन का नाम है जो उसकी आइडेंटिटी है, बाकी चीजें सारी जो है वो आइडेंटिटी में शामिल नहीं है। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करना चाहेंगे आउटपुट। आउटपुट जो है फंक्शन का, आपको अगर याद हो कि मैं शुरू दिन से एक वर्ड इस्तेमाल करता हूं रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू को समझना बहुत जरूरी है प्रोग्रामिंग में। तो जो रिटर्न वैल्यू मैं शुरू दिन से डिस्कस करता हूं, और रिटर्न वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो मैं अगर ये बात कह रहा हूं कि माई फंक्शन 1 क्या रिटर्न करता है, 5 रिटर्न करता है, तो इसका मतलब क्या है कि जब माई फंक्शन 1 को कॉल किया जाएगा तो वो खुद वहां से हट जाएगा और उसकी जगह पे 5 आ जाएगा। तो ये है उसकी रिटर्न वैल्यू। ठीक है, तो अब उसी रिटर्न वैल्यू को हम फंक्शन का आउटपुट भी कहते हैं। तो ये रिटर्न वैल्यू शुरू से मैंने आपका कॉन्सेप्ट एक बना दिया था कि भाई रिटर्न वैल्यू किस चीज को कहते हैं। तो अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, तो मैंने क्या कहा यहाँ पे आके, मैंने ये सब कुछ रिमूव कर दिया इसका। ठीक है, ये जस्ट एक फंक्शन है, अंदर मैंने इफ विफ लगाया हुआ था, उसको मैंने सिंपल करने के लिए वो सब हटा दिया। यहाँ पे मैं कहूंगा रिटर्न स्पेस और कोई एक वैल्यू, वो ये रिटर्न करेगा फंक्शन। ठीक है, मैंने कहा भाई वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, सही है। इन दोनों को प्लस करके जो भी आता है वो रिटर्न कर देगा। अच्छा, इसको मैं एक तरह से और भी लिख सकता हूँ कि मैं कहूँ वार रिजल्ट इक्वल्स, मतलब समझने के एतबार से ही लिख रहा हूँ मैं वैसे तो, और रिजल्ट को मैं रिटर्न करवा दूं यहाँ से। ठीक है, समझने के लिए मैंने ये 2 लाइनों में इसको डिवाइड कर दिया है। मैंने कहा कि वार रिजल्ट इक्वल टू, दोनों को प्लस कर दो जो भी है दोनों में, और फिर क्या कर दो, रिजल्ट को रिटर्न करवा दो। अब होगा क्या, जब ये फंक्शन चलेगा स्क्रीन पे कोई कंसोल नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो मैंने क्या किया हुआ था, दोनों को प्लस करके कंसोल करवाया हुआ था। ठीक है, लेकिन फंक्शन को इस्तेमाल करने का जो प्रॉपर तरीका है, क्योंकि जाहिर है थोड़ा मतलब बच्चों वाले हिसाब से मैं समझाता हुआ आया था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता में सोफिस्टिकेटेड तरीकों की तरफ जाना है। तो फंक्शन का असल जो इस्तेमाल होता है वो क्या होता है कि उसको हम कोई ना कोई इनपुट दें और वो कोई ना कोई मुझे आउटपुट दे। ठीक है, फंक्शन के मतलब इनपुट दिया मैंने प्लस करके उसको कंसोल कर दिया, नो दिस इज नॉट द वे।
ठीक है, टेस्टिंग के लिए तो आप जो भी करते रहे, मतलब फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिस इज नॉट द वे। तरीका प्रॉपर ये है कि फंक्शन को कोई ना कोई इनपुट मिले और ऑन बिहाफ ऑफ दैट इनपुट वो फंक्शन आपको जो है ना रिजल्ट रिटर्न करे हमारा, ठीक है। अच्छा, तो ये मेरा जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, दो वैल्यू को प्लस कर रहा है और प्लस करके रिटर्न कर रहा है। अच्छा, इसी तरीके से जो एक एनोनिमस फंक्शन को भी मैं ओपन कर लेता हूं और इसमें मैं क्या करवा देता हूं, इसमें मैं करवा देता हूं दो वैल्यू val1 val2, ठीक है जी। और मैंने इसके अंदर की चीज को क्या कहा कि रिटर्न करो val1 मल्टीप्लाई बाय val2, ठीक है, ऐसे करके रिटर्न कर दो। ये भी सही है, रिटर्न हो जाएगा ये, ठीक है। इसको भी मैं रिजल्ट वाले तरीके से कर देता हूँ, मतलब दो लाइनों में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है जी, ये जो था मेरा एक अदद एनोनिमस फंक्शन था, ठीक है, एनोनिमस फंक्शन है और उसको फंक्शन 2 के नाम से एक वेरिएबल था, माई फंक्शन 2 के नाम से एक वेरिएबल, उस वेरिएबल में इस फंक्शन को रखवाया गया था। अच्छा, तो अब जब माई फंक्शन 2 को कॉल किया जाएगा, मैंने इसमें कहा कि 3,45, ये मैंने दो वैल्यू के साथ इसको कॉल कर दिया। तो ये दो वैल्यू फंक्शन के अंदर, जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके रिटर्न हो जाएंगी। अच्छा, रिटर्न वैल्यू हम शुरू से देखते रहे कि रिटर्न वैल्यू क्या होती है, बट एक दफा रिटर्न वैल्यू को रिसीव कैसे करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, चूंकि हम जानते हैं कि ये जो फंक्शन है मेरा, ये एक वैल्यू रिटर्न करने वाला है या करेगा, मुझे ये बात पता है, ठीक है। अच्छा, तो जब मैं यहाँ पे इसको इस तरह कॉल करूंगा ना, जब ये कोड मेरा चलेगा, तो ये फंक्शन जो कॉल वाली जगह है, इस जगह पे क्या आ जाएगा, वो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी जो रिटर्न होगी। मिसाल के तौर पे हमारे पास 56 एक वैल्यू यहाँ पे आने वाली है। अब इसको रिसीव कैसे करूंगा मैं यहाँ पे कहूंगा कि कोई भी वेरिएबल का नाम, वेरिएबल तो अब यहाँ पे जो भी चीज रिटर्न होगी, मिसाल के तौर पे 56 आया है यहाँ पे, तो 56 किस में चला जाएगा, इस रिजल्ट में चला जाएगा। ये तरीका है सिंपल सा इसको गेट करने का वैल्यू को। अच्छा, मैं जितनी बार इसको कॉल करूंगा ना, जितनी बार मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, उतनी बार ये जाहिर है अलग अलग वैल्यू के साथ मैं कई दफा कॉल कर सकता हूँ। मैंने उसको कहा कि भाई 2 और 5, ठीक है, ये दो वैल्यू के साथ इसको जला दो दोबारा। तो मैं जितनी बार इस फंक्शन को अब चलाता चला जाऊंगा, ये क्या करेगा, जो जो इसको पैरामीटर मिलते जाएंगे दोनों को आपस में प्लस करके रिटर्न करता जाएगा, ठीक है। अच्छा, रिटर्न वैल्यू को हम एक तरह से और भी पकड़ सकते हैं, मतलब रिटर्न वैल्यू को हम कैसे कैसे कर सकते हैं वो जरा हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है जी, ये console.log लिखा मैंने और ये console.log की ब्रैकेट खत्म। इसके दरमियान में हम क्या लिखते हैं, कोई भी वैल्यू लिखते हैं वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाती है। तो अभी के केस में क्या होगा, माई फंक्शन 1 जो है वो एक वैल्यू रिटर्न करेगा 7, तो वो 7 यहाँ ऐसे आ जाएगा, तो क्या होगा, 7 स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो हम रिटर्न वैल्यू को इस तरह से पकड़ सकते हैं, ठीक है। रिटर्न वैल्यू आप सब लोग उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से इसको जानते होंगे, क्योंकि हम शुरू दिन से रिटर्न वैल्यू को ये वोकैबुलरी को यूज करते हैं कि भाई अगर किसी भी पॉइंट पे मैंने कहा कि 3+4, तो अब ये 3+4 क्या रिटर्न करेगा, ये 7 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये रिटर्न वैल्यू हम शुरू से देखते हुए हैं, तो ये सेम वही रिटर्न वैल्यू है, ठीक है। ये कोई मुख्तलिफ रिटर्न वैल्यू नहीं है, ये वही सेम रिटर्न वैल्यू जो हम शुरू से डिस्कस करते हैं। जी दोस्त, तो हम ऐसे ये फंक्शंस को कैलकुलेटर के इसमें भी इस्तेमाल कर सकते थे कि value1 value2 यूजर इनपुट हो और then the function is add multiply divide subtract। हम मुख्तलिफ ना रीयूजेबल फंक्शंस बना सकते हैं और हम उसको कई दफा कॉल कर सकते हैं। जैसे हमने शुरू में एक डिस्कस किया था, एक सिचुएशन कि हमें एक एरे मिलेगा हमें, और हमें क्या करना है, उस एरे का फैक्टोरियल निकालना है या उसका हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसका फंक्शन बना लूंगा एक ही दफा। अब जब जब मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना होगा, मैं उसको वैल्यूज दूंगा, वो मुझे फैक्टोरियल निकाल के दे देगा, ताकि मैं बार बार मुझे वो फंक्शन वो कोड में दोबारा ना लिखना पड़े। प्लस तो वेरी सिंपल केस है, मतलब प्लस तो वेरी सिंपल केस कि आप प्लस डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कहीं पे इतना इशू नहीं होता है। लेकिन जैसे किसी चीज का आपको कोई आपने स्क्वायर पूरी रूट
रेसिपी कोई पूरी लिखी हुई है कि भाई सर मतलब ऐसे परसेंटेज निकलेगा, फिर इसमें से इतना माइनस होगा, होता है बहुत सारे फाइनेंस के बहुत सारी ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं, तो उसमें पूरा पूरा ऐसा फॉर्मूला लिखते हैं कि भाई इसको पहले इससे डिवाइड करो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, इससे निकालो, तो इस बंदे का वो परसेंटेज आ जाएगा कि डिफॉल्ट कितने परसेंट ये कर सकता है। तो लोगों ने एक्सेल शीट पे इस तरह की काफी चीजें बनाई हुई होती है, मैंने देखा है, जो वो क्या करते हैं उस पर सिर्फ एक्सपेंस लिखते जाते हैं, वो ऑटोमेटिक सब कैलकुलेट होता जाता है। तो इस तरह की चीज जब हम जाहिर है प्रोग्रामिंग में करते हैं तो हमें भी रीयूजेबल चीजें चाहिए होती हैं। अब वो क्या करते हैं, एक्सेल शीट वो 1 महीने का पूरा हो गया, अब वो उसी को कॉपी करते हैं और वैल्यूज को हटा देते हैं। ठीक है, तो वो भी काइंड ऑफ एक शीट बनाकर रखते हैं और उसको वो रीयूज कर रहे होते हैं। तो हम इसमें फंक्शन बनाते हैं, हम फंक्शन को रीयूज करते हैं। हाँ, वहां पे फॉर्मूले बने हुए होते हैं, लिखे हुए होते हैं, तो ये एसेंशियली दिस इज लाइक अ फॉर्मूला। हम इसमें वैल्यूज इनपुट करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो हमें मिलेगा जब हम और वो फॉर्मूला भी जब हमारे हम हाथ में, जैसा फॉर्मूला हम बनाना चाहें बना सकते हैं। जी। अच्छा जी, तो हमने ये देख लिया। और वो जो फंक्शन में वैल्यू 1 वैल्यू 2 है वो एरे है, सही? नहीं, एरे नहीं है ये एरे नहीं है, ये सिंगल सिंगल वैल्यूज हैं। इसकी जगह पे एरे भी मुझे मिल सकता है। वैल्यू 1 अच्छा, कुड बी एन एरे, वैल्यू 2 ओके कुड बी एन एरे। ओके। तो Essentially, वैल्यू it's a user input. The user puts whatever they want, whatever parameter or argument that they want to leverage in that function. अच्छा जी, अब यही सेम काम एरो फंक्शन में भी हम करते हैं। सही है, एरो फंक्शन में भी हम करते हैं। मिसाल के तौर पे अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, सही है, इसको मैं क्या देता हूँ, एवरेज। सही है, माई फंक्शन 3 है, एवरेज निकालना इसका काम है। तो इसको नंबर्स करके एक चीज मिल रही है, राइट, इसको नंबर्स करके एक चीज मिल रही है जो कि एक एरे होगा, हम एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, हम यूजर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एक एरे देगा हमें। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस एरे पे, इस एरे को आइटरेट करके मुझे सम करना है, राइट। और क्योंकि एवरेज इसी तरह निकालते हैं, पहले हम पूरे नंबर को सम कर लेते हैं और फिर हम डिवाइड कर देते हैं। Divide by length. तो मैं कहूंगा नंबर्स डॉट मैप, मैप में क्यों चला रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे उसको सम करने के लिए लास्ट तक पूरा उसको सम करना है। ऐसा नहीं होगा कि बीच में कुछ मिल गया और मुझे वहां रोकना है। ठीक है, तो मैं मैप मेरे लिए यहाँ पे बेस्ट है। अच्छा, ईच वैल्यू, सही है जी, ये मैप का एक सिंटेक्स है हमारे पास, ये इसी तरह से लिखते हैं मैप को। अच्छा, मैप के अंदर मैंने कहा कि var sum इक्वल्स 0। सही है, एक सम के नाम से मैंने वेरिएबल बना लिया जो कि शुरू में 0 रखा मैंने उसको, और ये जितनी बार घूमेगा मैं क्या कहता हूं कि ईच वैल्यू को क्या कर दो, सम में भेज दो, सम इक्वल्स सम प्लस ईच वैल्यू, कि सम में क्या रखवा दो, जो भी कुछ पहले से सम में है वो, और प्लस जो भी वैल्यू आ रही है। तो पहली दफा में 0 होगा, सम में 0 है शुरू में क्योंकि, और ईच वैल्यू में पहला आइटम होगा उस एरे का। तो इस तरह मैं एरे के अंदर मुझे जितने भी नंबर बड़ा एरे मिल जाए उस पूरे का एवरेज यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में मुझे क्या करना है, मुझे कहना है रिजल्ट इक्वल्स वार, वार रिजल्ट इक्वल्स क्या करूंगा मैं, सम डिवाइड बाई नंबर्स डॉट लेंथ। ठीक है, LENGTH, ये मेरा रिजल्ट हो गया। इस रिजल्ट को मैं क्या करूंगा जनाब, रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, तो ये मेरा एक पूरी एक रेसिपी तैयार हो गई जो क्या करती है, मेरा एक नंबर वो मेरा कोई भी एरे है उसको, उसका एवरेज कैलकुलेट करके देती है। ठीक है, अच्छा शुरू में मैं क्या करूंगा, इफ, मैं एक इफ भी लगा दूंगा शुरू में कि भाई नंबर जाहिर है जब तक एरे नहीं हो मैं उसको नीचे नहीं जाने दूंगा, तो मैं यहीं से उसको रोक भी सकता हूँ। ठीक है, मैंने कहा नंबर्स डॉट, पहले नंबर्स एंड नंबर्स डॉट लेंथ। ठीक है ना, मैंने सिर्फ नंबर्स इसलिए लिखा है कि नंबर्स में कोई भी फॉल्सी वैल्यू होगी ना अगर, तो ये यहीं पे फॉल्स हो जाएगा।
ठीक है, नंबर में अगर फॉल्सी वैल्यू कोई होगी तो ये यहीं पे फॉल्स हो जाएगा, तो इसके साथ मैं नॉट लगा देता हूँ ना, मतलब ताकि, क्योंकि मुझे ट्रू करके रिटर्न करवाना है यहाँ से, ठीक है, और नॉट इसके साथ भी मैंने नाइगेशन लगा रहा हूँ मैं एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है। तो अगर नॉट नंबर्स यानी नंबर्स में कोई फॉल्सी वैल्यू है तो जाहिर है उसको ट्रू करके मैं इफ के अंदर ला रहा हूँ, और अगर नंबर्स डॉट लेंथ अगर नहीं है, ठीक है, जाहिर है नंबर्स डॉट लेंथ उसी सूरत में मिलेगी आपको जब ये एरे होगा, एरे के अलावा कोई भी दूसरा होगा तो आपको लेंथ नहीं मिल रही होगी उसकी, ठीक है जी। और यहाँ पे आप टाइप ऑफ भी लगा सकते हैं, मतलब जितनी ज्यादा वैलिडेशन चाहे आप कर सकते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे टाइप ऑफ भी आप करके लगा सकते हैं कि इसकी जो टाइप चेक कर लें आप, ठीक है, फिर मुख्तलिफ तरीकों से और भी आप वैलिडेशन इसमें लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिटर्न, ठीक है, कुछ भी ऐसी मैं वैल्यू रिटर्न करवा सकता हूँ कि नॉट एन एरे, कुछ भी इस तरह की मैं चीज, RETURN, ठीक है, तो शुरू में ही ये रिटर्न कॉल हो जाएगा। अच्छा, अब एक बात गौर से समझ लें बहुत, ये हम आउटपुट डिस्कस कर रहे हैं कि फंक्शन का आउटपुट कैसे दिया जाता है, ठीक है, अभी हम वो चीज डिस्कस कर रहे हैं। तो एक तो हमने सिंपल देखा कि भाई एक फंक्शन होगा, उसके अंदर दो वैल्यू मिली, दोनों को प्लस किया या जो भी परफॉर्म किया उसके ऊपर, कुछ कुछ प्रोसेस परफॉर्म किया इनपुट्स के ऊपर, और रिटर्न करके उस वैल्यू को रिटर्न करवा दिया। अच्छा, अब ये सेकंड जो मैंने सिचुएशन बनाई है यहाँ पे, इस सिचुएशन में आप देखें कि एक इफ शुरू में ही लगा हुआ है, अगर ये इफ ट्रू हो जाता है, सही है, नंबर्स जो है वो नॉट हो जाता है, मतलब अनडिफाइंड मिल जाता है यहाँ पे किसी भी वजह से, जाहिर है फंक्शन को मैं मुख्तलिफ जगहों पे यूज करूंगा, तो मैंने यहाँ पे इसको चेक किया हुआ है कि भाई जो नीचे मैं जिसका एवरेज कैलकुलेट करने जा रहा हूँ वो एरे होना चाहिए, अगर नहीं है एरे तो मैं उसको यहीं से रिटर्न करवा रहा हूँ। अब याद रखिएगा, जैसे ही रिटर्न की जगह पे पहुंच जाएगा मेरा फंक्शन एग्जिट हो जाएगा। यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हुआ बॉडी से, इफ को चेक किया, अगर तो इफ फॉल्स हो गई तो ये आगे बढ़ जाएगा, अगर ये इफ ट्रू हो गया तो ट्रू होने की सूरत में जाहिर है इसके बॉडी के अंदर दाखिल होगा, ये बॉडी के अंदर दाखिल होगा ना, और रिटर्न का कीवर्ड जैसे ही ये देखेगा, और जाहिर है उसके आगे एक वैल्यू भी देखेगा ये, तो जैसे ही ये रिटर्न का कीवर्ड देखेगा तो फौरन ये जो अपनी फंक्शन की पूरी ब्रैकेट है ना, ये खत्म हो जाएगी, मतलब वहीं पे फंक्शन एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगी उसकी, और ये वैल्यू लेके वो वापस चला जाएगा। तो अब इस इफ को अगर ट्रू हो जाता है ये इफ, तो फंक्शन मेरा आगे नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं टॉप पे ही लगा दूं इसके रिटर्न, अगर मैं टॉप पे ही रिटर्न लगा दूं, मतलब फंक्शन मेरा चलते ही पहली लाइन में रिटर्न आ गया, ठीक है, और क्या होगा कि ये रिटर्न तो भाई ये हर वक्त ही यहीं पे रहेगा, तो इसमें जो नीचे वाली लाइन है ना, ये नॉट रीचेबल हो जाएगी, ठीक है, दीज लाइंस आर नॉट रीचेबल, क्योंकि पहली लाइन में ये खुद ही से रिटर्न हो रहा है, नीचे जाएगा ही नहीं कोड मेरा। अच्छा, इसमें इंटेलिजेंस पे ये एरर भी दे देता है समटाइम, लेकिन अभी ये पता नहीं क्यों एरर नहीं दे पा रहा है, मतलब इस रिटर्न के नीचे मैं जो भी चीज लिखूंगा ना उस पर एरर आता है कि दिस कोड इज नॉट रीचेबल। जैसे मैंने रिटर्न वाली लाइन के बाद कुछ कोड लिखा है अगर, तो इसमें एरर आता है कि भाई ये रीचेबल कोड नहीं है। अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे, वार्निंग कहीं पे भी नहीं दे रही है, इसको मैं चला के देखता हूँ, कहीं ना कहीं पे ये वार्निंग इसको देना चाहिए, देगा ये कहीं ना कहीं वार्निंग ना कि ये कोड आपका रीचेबल नहीं है। अच्छा, फंक्शन 3 वो कह रहा है कि डिफाइन ही नहीं है, फंक्शन 3 का है, फंक्शन 3 का है। अच्छा, फंक्शन 3 का मैंने नाम क्योंकि चेंज कर दिया ना, इसलिए वो कह रहा है अनडिफाइंड है। कहीं ना कहीं पे ये शो करना चाहिए था इसको, बट ये आई एम नॉट श्योर कि ये क्यों नहीं शो कर रहा। खैर, तो मैं इनको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, इस रिटर्न को भी मैं वापस अपनी जगह पे लेकर आ जाता हूँ। तो कहीं पे भी फंक्शन में रिटर्न आ जाएगा ना, तो उसके आगे की लाइनों को फंक्शन रीड नहीं करेगा, ठीक है जनाब। तो ये हमने आउटपुट की ना 2-3 बातें जो थी मेन वो हमने पढ़ ली। अच्छा, ये हमारा एक फंक्शन तैयार हो गया है जो कि क्या करता है, एक एवरेज कैलकुलेट करके हमें दे रहा होता है किसी भी एरे का। अच्छा, इसको जब मैं इनपुट दूंगा यहाँ से, ठीक है, तो अब इनपुट में मुझे जरूरी है कि मैं इसको एरे दूं, मैंने कहा 23,
24, 25, 26, 21, 23। ठीक है, तो इसका एवरेज भी कहीं ना कहीं 22, 23 के अराउंड ही आना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे नंबर उस जैसे ही हैं। अच्छा, अभी ये फंक्शन मैं कॉल कर रहा हूं, ये फंक्शन कॉल करूंगा तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, लेकिन आप नोट कीजिएगा कि कंसोल में मेरे पास कोई भी चीज प्रिंट नहीं हो रही। वो प्रिंट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे अब क्या होगा, रिटर्न वैल्यू आ रही होगी। अब उस रिटर्न वैल्यू को मैंने ना तो वेरिएबल में पिक किया हुआ है, ना उसको मैंने कंसोल करवाया हुआ है, तो वो वैल्यू जाया हो गई। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको एक वेरिएबल में पिक करूंगा, लेट avg इक्वल्स दैट। ठीक है, और avg को मैं कंसोल करा लूंगा, डायरेक्ट भी इसको कंसोल करवा सकता था मैं, avg को मैंने कंसोल करा दिया, तो अब ये स्क्रीन पे मुझे प्रिंट होगा। अदरवाइज ये फंक्शन पहले भी चल रहा था, बट इसके आउटपुट को चूंकि मैंने पिक नहीं किया हुआ था, किसी जगह पे संभाला नहीं था, तो इसलिए ये स्क्रीन पे पहले जाहिर नहीं आएगा वो। तो अब जनाब ये मेरा एक फंक्शन तैयार हो गया, मैं जितनी दफा इसको चाहूँ इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। ठीक है जी, और इसी तरह से मैं इसको कॉल करूंगा, इसको एक एरे मैं दूंगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको एरे ना दूं, ठीक है, एरे की जगह मैं इसको कुछ और दे दूं, कोई नंबर दे दूं अगर इसको मैं, ठीक है, तो कोई नंबर देने की सूरत में ये क्या कर रहा है, नॉट नंबर्स, नंबर्स डॉट लेंथ, ये मेरा कहीं पे गड़बड़ हो गया, और होगा यहाँ पे, एंड नहीं होगा यहाँ पे, एक्चुअली और होगा यहाँ पे। ठीक है, कि कोई भी एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए इसमें से। ठीक है, तो इसको रिटर्न करना चाहिए क्या, कि भाई नॉट एन एरे। मैंने असल में एंड लगा दिया था कि भाई दोनों चीज ट्रू होनी चाहिए, कि भाई नंबर भी अनडिफाइन हो और नंबर की लेंथ भी ना हो। ठीक है, दोनों किया, तो इसके अंदर एक्चुअल में और होना चाहिए था कि दोनों में से कोई एक भी बात हो ना, कि नंबर या तो अनडिफाइन हो जाए या तो वो एरे ना हो, कुछ और हो, तो दोनों सूरतों में इसको यहाँ पे अंदर आना चाहिए था। ठीक है जी, तो मैंने इसको अगर एरे के अलावा कुछ और दिया तो इसने फौरन मुझे कह दिया कि नहीं भाई आपने गलत वैल्यू दे दी है, मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है जनाब। अच्छा, अब हमारे पास आ चुका है जनाब ये चौथा तरीका एरो फंक्शन को लिखने का। ये पैरम1 जो है ना, ये इसका पैरामीटर है, और ये जो लिखा हुआ है ये इसका रिटर्न वैल्यू है। बहुत ही सिंपल सी बात है। इसको मैं यहाँ पे रोक देता हूँ, और रोक के मैं नीचे एक दूसरा बनाता हूँ, मैंने कहा वार। अब हम एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जो क्या करेगा, एक वैल्यू उसको देंगे हम, एक वैल्यू, और उसका वो क्यूब निकाल के मुझे रिटर्न करेगा, राइट। Okay. मैंने यहाँ पे कहा कि वार गेट क्यूब, ठीक है, इक्वल्स इनपुट मल्टीप्लाई बाय इनपुट इनपुट। ठीक है जी, तो ये जो है ना मेरा, ये भी फंक्शन को लिखने का एक तरीका है, और इस तरह का फंक्शन आपको कई जगहों पे लिखा हुआ नजर आएगा, तो इसको देख के परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये भी सेम वही काम कर रहा होता है जो वो कर रहा होता है। अच्छा, अब इसमें क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, ये चीज प्लीज समझिएगा। ये इनपुट जो है ना, ये इसका पैरामीटर है, राइट। ये इनपुट क्या है, ये इनपुट जो है ना इस फंक्शन का पैरामीटर है ये। अच्छा, एक ही पैरामीटर है ये, दो पैरामीटर नहीं है। अगर मैं इस पैरामीटर को 1 से 2 करना चाहूंगा मैं, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके गिर्द ऐसे ब्रैकेट लगानी पड़ेगी मुझे। ठीक है, और फिर कॉमा डाल के मैं इनपुट 2 ले सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर मेरे पास सिर्फ एक इनपुट है तो मुझे ये गोल ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप इससे पहले वाले फंक्शन को आप देखें, इस पे अगर आप गौर करें आप यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ एक, ये ECMAScript 6 का एरो फंक्शन है ये, तो अगर यहाँ पे सिर्फ एक इनपुट है ना, तो मुझे इसको ब्रैकेट को लगाने की जरूरत नहीं है। समझ आई ये वाली बात। अगर सिर्फ एक पैरामीटर है तो मुझे ये गोल ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल सही चलेगा अभी भी। तो ये मेरा क्या है, ये इनपुट है, पैरामीटर है, एक पैरामीटर है। अगर एक से ज्यादा पैरामीटर होगा, ब्रैकेट लगाना, पैरेंथेसिस वाली ब्रैकेट लगाना मेरे लिए जरूरी होगा। एक इनपुट है, सिर्फ एक पैरामीटर है, मेरे लिए गोल ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है। ठीक है जी। अच्छा,
एक से ज्यादा लाइन का कोड है आपकी फंक्शन की बॉडी में, तो आपको बड़ी वाली ब्रैकेट लगाना जरूरी है कि यहां से शुरू है और यहां पे खत्म है, जरूरी है ये। अगर आपका जो फंक्शन है वो सिर्फ एक ही लाइन का है तो आपको करली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं करली ब्रैकेट इसमें लगा के भी दिखा देता हूँ कि अगर लगेगा तो कैसा दिखेगा। ये करली ब्रैकेट ओपन हुआ, सही है, और लास्ट में ये क्लोज हो गया। ये करली ब्रैकेट ओपन क्लोज हो गया, बट इस केस में फिर मुझे रिटर्न भी लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। ये दिस इज एक मतलब नॉर्मल वे, बट ये कहते हैं लैम्डा फंक्शन में या एरो फंक्शन में कि अगर आपका जो कोड है वो एक ही लाइन का उसमें कोड है तो आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है। और बाय डिफॉल्ट क्या होगा, जो भी आपने वो एक लाइन में बात लिखी है ना, जो भी, वो ही आपकी रिटर्न वैल्यू बनेगी, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप इस तरह के फंक्शन को इस्तेमाल करें, जरूरी नहीं है ये, ठीक है। लेकिन आपको जस्ट मैं ये इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि देखें फंक्शन में अगर मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप तो इसमें ब्रैकेट लगाओ भाई, सही है ना। बिगनर्स के लिए मैं कहूंगा ब्रैकेट लगाओ और ये रिटर्न का भी कीवर्ड लिखो यहाँ पे, ठीक है। ये मैं रेकमेंड करूंगा बिगनर्स के लिए। मैं कहूंगा कि वैसे मत करो, मतलब सिंगल लाइन में मत करो, वो करो जो समझ में भी आए, खुद को भी समझ आए, आसान रहे समझने में, ठीक है, वो वाला काम करो। बट ये बताने का पॉइंट मेरा ये है कि कभी अगर आपको इस तरह का फंक्शन नजर आए तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि दिस इज अ लैम्डा फंक्शन। एक इनपुट है, गोल ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, एक ही लाइन है और डायरेक्ट वो रिटर्न वैल्यू है, तो उसमें करली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये चार तरीके हमने फंक्शन को लिखने के देखे, ठीक है। तो ये चौथा वाला जो है सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है। अच्छा, बट चौथे वाले में क्या है कि आपका इनपुट एक होना चाहिए, आपका रिटर्न का जो लाइन है वो भी एक होनी चाहिए। अच्छा, अब इसके अंदर अगर किसी का कोई सवाल है तो वो प्लीज पूछ सकता है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये फंक्शन रन कैसे होता है हम उसकी तरफ मूव करते हैं। सवाल नहीं, दरखास्त है बस कि सिंटैक्स जरा एक बार फोर्थ लिख देंगे एरो फंक्शन का। ये सिंटैक्स लिखा हुआ है मैंने, पैरम 1 और उसके बाद डायरेक्ट रिटर्न वैल्यू, ओके। ठीक है। अलग से भी अगर आप चाहें तो आप जाएंगे एरो फंक्शन MDN, ठीक है। ये एरो असल में, ये तीसरा और चौथा मैंने बताया ना, ये थर्ड और फोर्थ, ये असल में थर्ड और फोर्थ में दो अलग अलग नहीं है, ये एरो फंक्शन ही है, ठीक है। बट मैं एरो फंक्शन के अगर कोड में जाऊं ना तो यहाँ पे उन्होंने इसका सिंटैक्स नहीं लिखा। An arrow function is an expression alternatively called a traditional function expression. यहाँ पे उन्होंने इसका वो नहीं लिखा हुआ सिंटैक्स यार। हाँ, ये सिंटैक्स इसका लिखा हुआ है ना, बेसिक सिंटैक्स, ठीक है। तो इसमें आप देखें सबसे पहला जो है ना, पैरम एक्सप्रेशन, कि डायरेक्ट इनपुट है, डायरेक्ट रिटर्न वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, एक से ज्यादा पैरामीटर होगा तो क्या होगा, फिर गोल ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं जस्ट रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, फिर आप देखें पैरामीटर एक है, गोल ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन लाइन ऑफ कोड एक से ज्यादा है तो करली ब्रैकेट लगाना पड़ा, ठीक है। अब देखें एक से ज्यादा पैरामीटर है, एक से ज्यादा लाइन ऑफ कोड है, तो ये जो चार है ना, ये वाले, ये असल में एरो फंक्शन ही है ये, लेकिन एरो फंक्शन में फैसिलिटीज हैं आपके पास, ठीक है। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा देख के ना, ये आपके पास एज अ डॉक्यूमेंट भी कल को रेफरेंस के तौर पे हमेशा रहेगा ये चीज, क्योंकि ये एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं। थैंक यू। अच्छा जी, किसी और दोस्त का अगर कोई सवाल है तो वो प्लीज प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम ये फंक्शन रन कैसे होता है उसका हम क्या उसको कहेंगे जी, अरहम प्लीज पूछिए सवाल। जी अरहम प्लीज पूछें। हेलो, आपका माइक बंद है अरहम। सर उन्होंने चैट में सवाल किया है। ओ, चैट में किया है, चैट मेरे पास ओपन नहीं है। ये डॉट मैप वाला समझ में नहीं आया इनको। अच्छा जी, देखें ये जो डॉट मैप है ना,
ये हमने एक फंक्शन ऐसा बनाया जो हमें एक एरे का एवरेज कैलकुलेट करके देता है। तो जाहिर है अब जब मेरे पास एक एरे आया है तो एरे में 10, 12, 15 कितने भी आइटम हो सकते हैं, हम ये एज्यूम कर रहे हैं, हमने ऐसा फंक्शन बनाया है। तो मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, ये नंबर पे क्या कर रहा हूँ, नंबर्स डॉट मैप, नंबर के नाम से जो एरे आया है ना, नंबर्स के नाम से, उस पे पूरे पे आइटरेट कर रहे हैं और सबको हम सम कर रहे हैं, राइट। एरे को सम करने के और भी तरीके हैं, लेकिन जस्ट मैंने ये वाला तरीका इख्तियार किया है क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं ये। हमने नंबर्स डॉट मैप किया, उस पूरे एरे पे आइटरेट किया और आइटरेट करते जा रहे हैं और उसको हम उठा उठा के क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल में प्लस करते जा रहे हैं। तो हम जब ये एरे कंप्लीट हो जाएगा आखिर तक, तो हमारे पास इस वेरिएबल में उस पूरे एरे का सम मौजूद होगा और देन मैं उस सम को क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर दे रहा हूँ उसकी लेंथ से, एरे की लेंथ से। तो ये हमारे पास एक क्लासिक वे है एवरेज निकालने का, एक ये फॉर्मूला है। इस तरह से एवरेज को निकाला जाता है आमतौर पे। एवरेज निकालने के 16 और भी तरीके हैं, लेकिन ये सबसे कॉमन है, यानी बच्चों को यही सिखाया जाता है सबसे पहले। तो ओके जनाब, अच्छा जी। अच्छा भाई, अब हम क्या करते हैं, इसका जो है ना क्लास का नाम हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। राइटिंग फंक्शन कर देते हैं इसको, सही है, राइटिंग फंक्शन हो गया। इसका हम कर देते हैं फंक्शन सिंटैक्स, ठीक है। और इसी की अब हम एक कॉपी बना लेते हैं जिसमें हम फंक्शन को चलाना सीखेंगे। इसको हम क्या देते हैं, रनिंग फंक्शन, कि फंक्शन रन कैसे होता है। और इसको मैं लास्ट वाले को क्या देता हूँ, 16, आज की क्लास के नाम से, ठीक है, 16। अच्छा, ताकि वो 15 वाली जो अभी तक का कोड है वो पूरा सेव हो जाए इसी तरह, क्योंकि मैं ज़ाहिर है चेंजेस करूंगा कुछ चलाते चलाते। अच्छा, जो हमारा एवरेज वाला कोड है ना, उसको मैं पकड़ लेता हूँ, बाकियों को उड़ा देता हूँ, एक ही काफी है। अच्छा जी, तो अब ये मेरे पास ना एक अदद एवरेज का कोड है। इस कोड को हम देखेंगे कि फंक्शन जो है ना रन कैसे होता है। अच्छा, रन तो जाहिर है जैसे जावास्क्रिप्ट चलती है वैसे ही चलता है ये, लेकिन फंक्शन जो है ना थोड़ा सा आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि फंक्शन कैसे रन होता है। सही है, ये जरूरी है, मतलब आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि फंक्शन रन कैसे होता है। अच्छा जी, फंक्शन के बारे में एक चीज याद रखें, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि फंक्शन को जब डिक्लेयर किया जाता है, यानी लाइन नंबर 34 तक ये जब कोड मेरा पहुंचेगा, तो उस वक्त तक कोई भी चीज फंक्शन के अंदर की एग्जीक्यूट नहीं की जाएगी, उसको चलाया नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा, फंक्शन का ना ये मैंने नाम गलत लिखा है यहाँ पे, इसका रनिंग नहीं होगा, इसको नाम होगा एग्जीक्यूटिंग या एग्जीक्यूशन, EXEC, CUTION। एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन, ये ज्यादा बेहतर वर्ड है। तो फंक्शन जब भी चलता है ना, तो फंक्शन डू नॉट रन, सही इसके लिए जो लफ्ज है अंग्रेजी में वो एग्जीक्यूट है। फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, रन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि रन के माने थोड़े से मुख्तलिफ हैं और एग्जीक्यूट के माने थोड़े मुख्तलिफ हैं। तो एग्जीक्यूट का अगर हम अंग्रेजी में मतलब देखें ना, तो उसका मतलब होता है कि किसी भी चीज को काट पीट के, मतलब साइड पे करना, ठिकाने लगाना किसी चीज को, ठीक है। जैसे जो डेथ पेनल्टी होती है उसको भी एग्जीक्यूशन कहते हैं, कि भाई किसी बंदे को सजाए मौत हुई तो अब इसको एग्जीक्यूट करके खत्म करो इसकी कहानी। तो इसी तरह अगर आप सब्जियों को काट रहे हैं, ठीक है, मतलब जो आप एक खाना पका रहे हैं, ठीक है, तो खाना जब आप पकाते हैं तो आप पहले सोचते हैं कि अच्छा यार क्या बनाया जाए, राइट।
आप कुछ प्लान आपके जहन में होता है, कई सुबह उठते हैं तो जाहिर है कुछ प्लान होता है कि अच्छा यार आज ये करना है, खाना बनाना है मिसाल के तौर पे। तो अब ये जो खाना बनाने का प्रोसेस है ना, आप जाहिर है कुछ चीजें खरीदने भी जाएंगे, उसके लिए चीजें खरीदी हैं आपने, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बाइंग, कि बाय कर रहे हैं आप, राइट। अच्छा, फिर घर पे आप लाएंगे उसको, उसको आप सब्जी को काटेंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कटिंग, कटिंग कर रहे हैं आप, राइट उसकी। उसके बाद उसको आप धोएंगे, वॉश कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसको कुक करेंगे माइक्रोवेव में या चूल्हे पे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कुकिंग, ठीक है। और कुकिंग के बाद फिर उसको आप मतलब खाएंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ईटिंग। बट शुरू से लेके आखिर तक को अगर मैं एक नाम देना चाहूँ ना, कि आप जब घर से निकले, जो पहला प्रोसेस था बाइंग और जो लास्ट प्रोसेस था ईटिंग, ये शुरू से लेके आखिर तक के लिए अगर कोई एक वर्ड मैं बोलूँ ना अंग्रेजी, जो अंग्रेजी जुबान में, तो वो सही वर्ड है एग्जीक्यूशन। कि ये आपका एक प्लान था, आपने सोचा था, उस प्लान को आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप इसको ऐसे सोचें कि जब ये इतना कोड आपने लिखा है ना, ये दिस इज द प्लान, जो आप सुबह उठे हैं अभी, ये आपके प्लान जहन में आ गया, ठीक है। ये प्लान आपको पता है, सही है। इसमें स्टेप अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ जस्ट, कि ये पहला स्टेप है कि भाई खरीदना है, दूसरा स्टेप है कि भाई उसको कटिंग करनी है, तीसरा स्टेप है उसको पकाना है, ठीक है, और चौथा स्टेप है उसको खाना है। 4 स्टेप है हमारे, सही है। सुबह सुबह 8 बज रहे हैं सुबह के, आप उठ चुके हैं और आपके जहन में ये सब कुछ आ गया है, ठीक है। जब आपके जहन में आपने ये सोचा कि खाना है, तो आपके मुंह में थोड़ा सा पानी भी आ गया तो बट अभी आपने कुछ खाया नहीं है, अभी सिर्फ सोचा है आपने, बट आपके जहन में एक रजिस्टर हो गई ये बात, एक प्लान रजिस्टर हो गया है। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि ये प्लान एग्जीक्यूट हो ही जाए, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अब आप उठे, आप जाहिर है फ्रेश फ्रेश हुए, कुछ छोटे मोटे कॉफी वॉफी कुछ बनाई आपने, कुछ सुबह की रिफ्रेशमेंट वाली। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये प्लान आपका एग्जीक्यूट हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये रजिस्टर हो गया था आपके पास। अब आप 9 साढ़े 9 बजे आप घर से निकले, ठीक है। अब ये एग्जीक्यूशन आपकी स्टार्ट हुई है, राइट। और आप फिर वापस आए, पकाया, पूरा पकाया उसको, और फिर आपने कंप्लीट कर लिया। तो ये तो वो सिचुएशन हो गई कि आपका प्लान एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। यानी पूरा ये कोड चल गया और ये रिजल्ट हुआ। अच्छा, ये एग्जीक्यूशन कब हुई, इसको मैं किसी ऐसी जगह पे ले जाता हूँ ना, 443 पे, लाइन नंबर 43 को मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये क्या है, ये 9:30 है, सही है, मतलब 9:30 AM है ये, ठीक है। सोचा कब था आपने, सोचा था आपने 8 AM पे सोचा था, ठीक है। 9:30 पे क्या हो गया, ये एग्जीक्यूट हो गया एक दफा। अच्छा, एक तो सिचुएशन ये हो सकती है कि एग्जीक्यूशन शुरू हुई आपकी, आप लेने निकले, सब कुछ लेके आ गए, काट भी लिया, पका भी लिया और खा भी लिया, एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल। सम टाइम आपकी एग्जीक्यूशन ना बीच में इंटरप्ट भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे आप लेने निकले सब्जी, कुछ मतलब सब्जी या जो भी कुछ पकाना चाहते हैं आप सब्जी वगैरह लेकर आ गए, पहला स्टेप सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में जब आप कटिंग करनी शुरू किया आपने, तो आपको एकदम याद आया, यार वो परसों जो वेजिटेबल आई थी वो तो फ्रिज में पड़ी हुई है, तो अगर मैंने उसको आज नहीं पकाया तो वो शायद पकाने लायक ना बचे। इस तरह की कोई सिचुएशन हो गई आपके पास, तो फिर आप क्या करेंगे, मे बी, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, मे बी आपकी जो एग्जीक्यूशन है वहां पे इंटरप्ट हो जाए, जो प्लान आपने सोचा था वो प्लान वहीं पे खत्म हो जाए, ठीक है। सेम यहाँ पे वो चीज हो रही है कि इफ नंबर अगर अनडिफाइन हो जाए या नंबर की लेंथ ना हो, नंबर्स की, जाहिर है वो एरे की अगर लेंथ नहीं है तो मतलब वो एरे नहीं है, तो क्या करो, उसको यहीं पे रोक दो, बस खत्म, अभी यहीं पे एग्जीक्यूशन को कैंसिल कर दिया जाए। तो ये एक हो सकता है। सम टाइम ये हो सकता है कि आपने जो प्लान सोचा है वो आपको 2 बार एग्जीक्यूट करना पड़ जाए, ठीक है। एक बार ये 9:30 पे एग्जीक्यूट हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपने 11 o'clock पे बना के खा पी लिया, ठीक है, आपने मतलब लंच हो गया आपका। आपके पास अब 1 o'clock पे एक किसी का फोन आया, ठीक है, कि भाई हम आपकी तरफ आ रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, जो आपके गेस्ट आने वाले हैं उनके लिए यही प्लान एग्जैक्टली दोबारा आपको रिपीट करना है। जाहिर है वो सेम चीज नहीं पकाएंगे आप, थोड़ी शायद डिफरेंट चीज आप उनके लिए पकाएं, अपने लिए भी,
तो ये दूसरी बार एग्जीक्यूट होगा। तो आमतौर पे ये खाना पकाने वाला जो प्लान है हमारा, ये दिन में 3 बार एग्जीक्यूट होता है। एक सुबह मॉर्निंग में कुछ ना कुछ पकाना पड़ता है, फिर आफ्टरनून में, फिर डिनर में। तो 3 बार हम ये इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। सम टाइम होता है प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाता है, सम टाइम बीच में इंटरप्ट हो जाता है, सम टाइम 2 बार एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, तो ये फंक्शन एक हमने लेमैन अंदाज में हमने समझा कि वाई, मतलब हाउ टू थिंक के फंक्शन जब इतना चल जाता है तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, मतलब ये डाइजेस्ट करने में बहुत परेशानी होती है स्टूडेंट्स को शुरू में कि यार ये तो कोड इतना चल गया बट कुछ हुआ क्यों नहीं अभी तक, मेमोरी में जगह भी किसी चीज ने नहीं ली, कुछ भी नहीं हुआ है। तो इतना जब ये चलेगा ना, तो आप इमेजिन करें सुबह 8 बज रहे हैं और आपने सोचा है ये कि मैं ये करूंगा, अभी हुआ कुछ नहीं है। अच्छा, जब यहाँ पे आके थोड़ा हम टेक्निकल वे में, अब अगेन इस चीज को समझ रहे हैं थोड़ा टेक्निकल वे में। अब जब यहाँ पे आके मैंने कहा माई फंक्शन, इसका नाम भी हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसका नाम मैं कहता हूँ गेट एवरेज। बड़ा अजीब सा नाम रखा हुआ है हमने, गेट एवरेज। ठीक है, यहां पे जब आके मैंने कहा गेट एवरेज, ठीक है, और उसको मैंने एक वैल्यू इनपुट दी, शुक्र, बड़ा सुकून मिलता है यार छींक आती है जब तो। खैर, तो गेट एवरेज जब मैंने यहाँ पे कॉल किया, तो अब यहाँ पे फंक्शन मेरा रन कैसे होता है टेक्निकली, अब इस चीज को समझने की जरूरत है। ये जो इतना कोड है ये रन नहीं होता है। ठीक है, पहले तो हमने एक तरीके से लेमैन अंदाज में सोचा था कि भाई ये, इसको ऐसे समझें कि ये सिर्फ सोचा है सुबह सुबह आपने, तो इसलिए कुछ हुआ नहीं है सोचते हुए। अब हम इसको मजीद टेक्निकल अंदाज में समझ रहे हैं थोड़ा, कि ये इतना जो कोड है ये कभी भी रन नहीं होगा। ठीक है, मैंने जब यहाँ पे इसको कॉल किया है तो रन क्या होगा, फिर रन ये होगा कि इस फंक्शन का एक इंस्टेंस बनेगा, एक कॉपी बनेगी इसकी, और वो कॉपी एग्जीक्यूट होगी और एग्जीक्यूट होने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म। ठीक है, इस चीज को बहुत गौर से समझने की जरूरत है। अच्छा, अभी सुनने में शायद लग रहा हो कि यार ये फर्क क्या है, मतलब ये कोड खुद चल जाता है या इसकी कॉपी चल रही है, तो एक ही बात हो गई, बट फर्क है। तो इस चीज को अच्छी तरह समझ लें कि ये जो फंक्शन है ये खुद कभी भी नहीं चलेगा। हमेशा जब भी इसको कॉल किया जाएगा ये एक कॉपी बनाएगा, एक पूरा कोड, जो भी पूरा कोड लिखा हुआ है इसकी एक कॉपी बनाएगा और उसको रन करेगा। हाँ, अंदर कर लो उसको। अब कॉपी बना के जब रन करेगा ना, तो अब इसमें एक बात समझने वाली है। मैंने गेट एवरेज कहा, इसकी एक कॉपी बनी, रन हुई और डिस्ट्रॉय हो गई। मैंने एक और दफा इसको कॉल कर दिया, थोड़ी सी वैल्यूज चेंज कर दी मैंने कहा 22 है यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 22 है दोबारा, उसके बाद 34 है, उसके बाद 12 है, 37 है। मैंने एक और दफा कॉल कर दिया, इसको भी कंसोल करा लेता हूँ, एवरेज 2। ठीक है, मैंने 2 बार इस फंक्शन को कॉल कर दिया साइमल्टेनियसली। अच्छा, अब क्या होगा, ये चला, इस फंक्शन का एक इंस्टेंस बनेगा और वो चलना शुरू हो जाएगा। ये जो दूसरी वाली लाइन है ना, इसके लिए दूसरा इंस्टेंस बनेगा और वो चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जब ये 2 अलग अलग इंस्टेंस में चलेगा ना, मतलब ये कोड तो चल ही नहीं रहा, ये कोड तो कभी भी नहीं चल रहा, हमेशा इसकी एक कॉपी बनेगी जिसको इंस्टेंस भी कहते हैं, वो चलेगा। अब आप नोट करें, पैरामीटर मिला, जैसे ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा ना, ये पैरामीटर में जो भी चीज दी गई होगी, शुरू में मैंने जिक्र किया था कि पैरामीटर क्या होता है, इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल होता है। तो ये वेरिएबल ना मेमोरी में जगह ले लेगा जाके। सही है, अब शुरू वाली जो कॉन्टेक्स्ट मैंने बिल्ड किया था ना कि मेमोरी में चीज कैसे जगह लेती है, वो यहाँ पे आपको समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी कि एक्चुअल में चल क्या रहा है पीछे केस। ये जो नंबर्स के नाम से वेरिएबल है ना, ये मैंने यहाँ से पास किया, ये मैंने यहाँ से पास किया, ये उठ के कहाँ आके सेव हो जाएगा, इस नंबर्स के वेरिएबल में सेव हो जाएगा। और ये नंबर क्या है, ये इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल किन चीजों को कहते हैं, ऐसे वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर बनाए गए हों।
ऐसे वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर बनाए गए हों वो फंक्शन से बाहर आपको मिलते ही नहीं है, वो फंक्शन के अंदर ही चलते हैं आपके पास। और उस तरह के वेरिएबल को हम लोकल वेरिएबल कहते हैं, उस फंक्शन का लोकल वेरिएबल। सही है। तो अच्छा, अब ये मेरा जो यहां से लेके यहां तक का कोड है ना, इसमें देखो एक var बना हुआ है और सम, एक वेरिएबल है सम, एक वेरिएबल है रिजल्ट। ये दोनों वेरिएबल ना मेमोरी में कब जगह लेंगे? जब इस फंक्शन को चलाया जाएगा। एक इंस्टेंस बनेगा नंबर के नाम से, ये जो है ये मेमोरी में जगह ले लेगा और इसमें नंबर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, ये काम चलेगा। फिर उसके बाद एक वेरिएबल सम बनाया जाएगा। ये सम कहाँ बना है? लेकिन ये सम एक जो इंस्टेंस बना था ना, ये उसके अंदर बन रहा है और मेमोरी में उसने जगह ले ली है। सम चूंकि एक नंबर वेरिएबल है, 8 बाइट लेता है ये, वो ले लेगा। उसके बाद क्या होगा? नंबर पे एक मैप चलाया जाएगा, सही है, और उस सम में उसको सम करता जाएगा वो मैप चला के। फिर एक और वेरिएबल बना दिया गया रिजल्ट, रिजल्ट का वेब बनाया गया और उसमें दोनों को डिवाइड करके रख दिया उसके अंदर। तो ये मेरा जो पूरा फंक्शन चल रहा है, ये टोटल अपनी एग्जीक्यूशन के वक्त मेमोरी में ये कितनी जगह ले रहा है? 8, ये रही 8 बाइट, 8 ये 16 और ये 8 है, 16 और 8 24 बाइट ये पूरा लेगा और वो पूरा एग्जीक्यूट होके और उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करने वाली बात है ये। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं कि जब एक तो ये कॉल कंप्लीट हो गई ना मेरी, जब सेकंड कॉल मैं करूंगा तो ये जो वैल्यू है ना, ये वाली नंबर्स के अंदर तो पहले से ही वैल्यू मौजूद थी, ये वाली। अगर ये कोड डायरेक्ट चल रहा होता तो क्या होती? जो पहले मैंने इनपुट दिया था वो नंबर में मौजूद था, बट अभी ये क्या होगा? जब दोबारा कॉल होगा तो इसका एक नया इंस्टेंस बनेगा जो बिल्कुल ब्रांड न्यू होगा, बिल्कुल एम्प्टी होगा। ठीक है, उसमें ये वाली चीज जाके सेव हो जाएगी। सम का जो वेरिएबल है वो उसके अंदर मौजूद नहीं होगा पहले से। अगर पहले से मौजूद होगा तो हम दोबारा बनाएंगे, वो कहेगा एरर है, ये तो दो पहले से बना हुआ है ये। ठीक है ना, देता है ना एरर ऑलरेडी डिफाइंड विद दिस नेम, तो वो दे देगा, बट वो नहीं देगा इसके अंदर, क्योंकि बिल्कुल एक अलग इंस्टेंस बनेगा और वो एग्जीक्यूट होगा। अब इसका एक बेनिफिट देखिएगा आप, इस फंक्शन को ना मैं अगर 500 दफा भी ना साइमल्टेनियसली कॉल कर दूं, अगर मैं इस फंक्शन को 500 टाइम्स साइमल्टेनियसली कॉल कर दूं तो क्या होगा? इस फंक्शन के 500 अलग अलग इंस्टेंसेस बनेंगे। सही है, हर इंस्टेंस का जो सम का वेरिएबल है वो अपना होगा, इंडिविजुअल। ठीक है, एक फंक्शन कॉल हुआ, उसका सम किसी दूसरे कॉल के सम से मिक्सअप नहीं होगा, राइट? तो अगर 500 टाइम्स मैं इस फंक्शन को कॉल कर दूं साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही दफा में 500 दफा मैंने कॉल कर दिया, तो भी क्या होगा? ये फंक्शन के 500 अलग अलग कॉपीज बनेंगी और हर कॉपी इटसेल्फ अपने आप को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अच्छा, डिस्ट्रॉय करने का मतलब क्या है? डिस्ट्रॉय होने का मतलब क्या है कि जब जाहिर है ये जब इंस्टेंस बना था तो मेमोरी में इस नंबर ने जगह ली थी, नंबर का नाम एक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल है, इसने जगह ली थी। सम के नाम से एक वेरिएबल बना था, उसने भी जगह ली थी। 24 बाइट टोटल जो है उसने जगह ले ली। जैसे ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई 24 बाइट उसने जगह ले ली, फौरन नहीं ली, मतलब जैसे जैसे कोड बड़ा आ गया 24 बाइट ले ली उसने। अब जब ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी तो वो इंस्टेंस जो बना था, जो कॉपी बनी थी, वो कॉपी डिस्ट्रॉय कर देगा जावास्क्रिप्ट उसको खुद ही। डिस्ट्रॉय करने के नतीजे में क्या होगा कि जो मेमोरी में जगह ली गई थी वो फ्री हो जाएगी दोबारा से। जो 24 बाइट एग्जीक्यूशन में उसके इस्तेमाल हो रही थी वो 24 बाइट को फ्री कर देगा। और ये जो सम के नाम से वेरिएबल है, ये जो रिजल्ट के नाम से वेरिएबल है, वंस द एग्जीक्यूशन इज कंप्लीटेड वो वेरिएबल खत्म हो जाएंगे सारे, वो वेरिएबल मौजूद नहीं रहेंगे वो। ठीक है। ऑन अदर हैंड, जो वेरिएबल मैंने प्रोग्राम के रूट पे बनाया है, एक तो ये फंक्शन के अंदर वेरिएबल बने हुए ना, लोकल वेरिएबल जिनको मैं कह रहा हूँ, लोकल वेरिएबल क्या होगा? फंक्शन चलेगा, मेमोरी में जगह लेंगे, फंक्शन खत्म, मेमोरी से हट जाएंगे वो। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ऑन अदर हैंड, जो मैंने रूट पे फंक्शन बनाया हुआ है मेन स्क्रिप्ट के अंदर, वो वेरिएबल मेमोरी में जब तक रहेंगे जब तक मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है। ठीक है, मतलब जब तक मैं इसको जैसे मैं अगर इस पेज को पूरे को रन कर दूं, मैं कॉपी पाथ,
ठीक है जी। तो ये मेरे पास एक अदद जो है, मतलब वही मैंने कोड पूरा चला दिया। तो अब आप नोट कीजिएगा, इसमें ये दो वेरिएबल जो है ये किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, ये रूट पे, ये बाहर है, किसी भी फंक्शन के अंदर लाया नहीं करते ये किसी फंक्शन के लोकल वेरिएबल नहीं है। तो अब ये फंक्शन, सॉरी फंक्शन कह रहा हूँ, वेरिएबल, ये वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, किसी फंक्शन का लोकल वेरिएबल नहीं है। ये क्या है, ये रूट पे मौजूद है। ये इसको ग्लोबल भी कहते हैं, ठीक है, ग्लोबल भी कह सकते हैं इसको, लेकिन ग्लोबल लगाना जरूरी नहीं है। जस्ट अगर वेरिएबल कह रहे हैं तो मतलब क्या है कि ग्लोबल ही बात हो रही है, और किसी फंक्शन के अंदर बना हुआ है तो उसके लिए लोकल जरूरी लगाना है। अदरवाइज अगर लोकल नहीं लगाएंगे तो सामने वाला समझेगा नहीं कि आप किसी फंक्शन के अंदर के वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो वेरिएबल है ये मेमोरी में कब तक रहेगा, ये मेमोरी में मैंने इसको पेज को लोड किया, मेमोरी में उसने जगह ले ली। अब जब तक ये प्रोग्राम को मैं बंद नहीं कर दूंगा ना, टैब को क्लोज नहीं कर दूंगा ऐसे, वो मेमोरी में जगह लेके बैठा रहेगा। ठीक है, तो ये वाला सीन है इसका। जी सलील। सर दो सवाल, एक तो ये कि माइक आपका क्लोज हो गया। हाँ, एक मिनट, मैं जस्ट फिगर आउट कर रहा था कि कहाँ पे मेरा सवाल था। तो एक सवाल ये था कि हम बात कर रहे थे कि जब ये इंस्टेंस चलेगा, अगर हमने साइमल्टेनियसली कॉल किया तो बिकॉज जावास्क्रिप्ट इज सिंगल थ्रेडेड, हाँ। वो चीजें, इंस्टेंसेस एक ही, लाइक यू नो, दे विल हैपन लाइक वन आफ्टर द अदर, और विल दे हैपन साइमल्टेनियसली? दैट वाज वन क्वेश्चन। अच्छा, ये वन क्वेश्चन जो है ना आपका, अभी असल में अभी ना अगर आप इस चीज को साथ साथ समझना शुरू करेंगे ना तो आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, हम पहले ये समझ लेते हैं इंस्टेंसेस। अभी हम एज्यूम करते हैं समझने के एतबार से, अभी हम समझते हैं कि अगर मैंने 500 दफा इसको कॉल किया तो साइमल्टेनियसली वो 500 के 500 चल पड़ेंगे और वो साइमल्टेनियसली चल रहे होंगे। बट जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। इससे पहले हमने मल्टी थ्रेडिंग का डायग्राम बना के भी दिखा था कि मल्टी थ्रेडिंग असल में हो रही कैसे होती है, वो टाइम शेयर हो रहा होता है। ठीक है, तो ये सिंगल थ्रेडिंग को ना हम ये कंप्लीट करने के बाद एक बड़ी अच्छी वीडियो है, वो मैं आप लोगों से शेयर भी करूंगा और थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन भी करूंगा। तो वीडियो बहुत अच्छी सी बनाई है कि एक दोस्त ने, तो वो आप देखेंगे तो आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा कि जावास्क्रिप्ट जब पूरा प्रोग्राम जब चलता है तो पूरा प्रोग्राम कैसे सिंगल थ्रेड में मैनेज हो रहा होता है। सही, दूसरा एक सवाल था लेकिन अभी जहन से निकल चुका है। आई विल कम बैक टू इट। कोई बात नहीं, जैसे ही आए प्लीज पूछिएगा जरूर आप। जी। अच्छा, अभी तक हमने क्या बातें समझ ली? अभी तक हमने दो बातें समझ ली हैं इसमें। नंबर एक बात हमने ये समझी कि जब ये फंक्शन रजिस्टर होता है, डिक्लेयर होता है, जब फंक्शन याद कर लेता है प्रोग्राम आपका, उस वक्त तक मेमोरी में ये कोई जगह नहीं लेता, कोई भी चीज एग्जीक्यूट नहीं होती। नंबर दो बात हमने ये सीखी कि जब इस फंक्शन को कॉल किया जाता है जब ये चलता है, लेकिन ये फंक्शन इटसेल्फ कभी भी नहीं चलता। फंक्शन अपनी एक कॉपी बनाता है जिसको हम बास जगहों पे आप इसका नाम इंस्टेंस भी देखेंगे। सॉरी जी सॉरी, बात याद आई। हम बात कर रहे थे कि ये लोकल और ग्लोबल वेरिएबल की, तो अंदर जो वार है, वार इज अ ग्लोबल वेरिएबल, राइट? सो यहाँ पे हमने अंदर वार लिखा है, तो वो लोकल वेरिएबल की तरह बाद में खत्म हो जाएगा, या वो ये ग्लोबल वेरिएबल रिजल्ट या एंड गेट एवरेज विल ऑलवेज बी अ ग्लोबल वेरिएबल? अच्छा, ये सवाल कई दफा पहले भी दोस्तों ने पूछा है कि वार में और लेट में क्या डिफरेंस होता है। असल में वार जो है ना, इसके अंदर ना ये एक ग्लिच है, या काइंड ऑफ आप इसको कहें कि जिस वक्त ये बना था उस वक्त क्या था कि ऐसा लोगों ने सोचा नहीं था कि जावास्क्रिप्ट इतनी ऊपर चली जाएगी या इस तरह से यूज किया जाएगा। अर्ली स्टेजेस में ये वार उस वक्त बना था। अगर कुछ दूसरी लैंग्वेजेस भी ऐसी हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हैसियत उनको हासिल है, बट उनमें भी वार करके चीजें बन रही होती हैं, जिसमें आपका VB6 के नाम से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें भी इसी तरह से हो रहा होता है। तो ये उन जमानों में इसको बनाया गया था। तो इसके अंदर ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल जैसा कि आपने पूछा कि ये वार करके जो वेरिएबल बनता है ना, ये हमेशा ग्लोबल होता है। ये हमेशा ग्लोबल इस सेंस में होता है कि आप अगर ये मैंने सम बना दिया,
इसके अंदर, और अब मैं बाहर यहाँ पे आके सम लिखूंगा ना, तो ये अंदर वाला सम भी पिक कर लेता है समटाइम्स। ठीक है, अब वो एक टिपिकल केस होता है जिसमें वो अंदर वाले सम को भी पिक कर लेता है। मतलब ये वेरिएबल जो है ये है तो लोकल वेरिएबल, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ग्लोबल हो गया, बट दिस इज नॉट प्राइवेट। ठीक है सर, VB6 में हम डिम यूज करते थे, खैर बहुत पुरानी बात हो गई है VB6 तो। अब मुझे याद पड़ रहा है किसी एक इसी तरह की कोई ड्रैग ड्रॉप वाली लैंग्वेज थी, उसमें वार यूज करते थे हम। तो खैर, तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ग्लोबल है। तो अकील अहमद एक दोस्त है, वो कह रहे हैं कि वो अभी भी VB6 पे काम करते हैं। गुड यार, VB6 अब अभी एडवांस हो गई होगी मोस्ट प्रोबब्ली। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, आई थिंक 2011 या 12 की बात बता रहा हूँ। उस टाइम मैंने थोड़ा यूज किया था। एक्चुअली VB6 जिनको नहीं पता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए विजुअल स्टूडियो तो एडवांस टूल है, लेकिन उससे जो पहले हुआ करता था वो VB6 था। VB6 के बाद फिर उन्होंने VB.NET पे मूव कर गए थे ये माइक्रोसॉफ्ट वाले, और फिर VB.NET से अब ये C#.NET पे मूव कर गए हैं। कि अब इनकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पहले विजुअल बेसिक होती थी इनकी प्रोग्रामिंग, तो VB इसलिए था। अब इनकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो C# है, और फ्रेमवर्क जो है वो .NET है, तो इसको मिलाकर कहते हैं कि C#.NET। तो C#.NET पे डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप होती है। खैर, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में डेवलप करने के अब दूसरे तरीके आ गए हैं, जैसे कि जैसे विजुअल स्टूडियो कोड जो अभी हमारे सामने खुला हुआ है, ये C# पे नहीं बना है, ये जावास्क्रिप्ट पे बना हुआ है। इसका एक फ्रेमवर्क है, इलेक्ट्रॉन। सॉरी, इलेक्ट्रॉन। हाँ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है। तो उस पे ये बना हुआ है। और एक ऐसा, मैं आज किसी का क्लिप देख रहा था यूट्यूब पे शॉर्ट्स में, तो किसी शख्स का कॉल, किसी शख्स की सेइंग बताई उन्होंने वीडियो में कि इफ समथिंग कैन बी क्रिएटेड इन जावास्क्रिप्ट, इट विल इवेंचुअली बी क्रिएटेड इन जावास्क्रिप्ट। कि कोई ऐसी चीज जो पॉसिबल है जावास्क्रिप्ट के अंदर, और अभी वो जावास्क्रिप्ट पे नहीं है, अभी मतलब किसी और पे है अभी वो राइट नाउ, तो इवेंचुअली कोई ना कोई ऐसा टाइम आएगा कि वो जावास्क्रिप्ट पे उसको बनाना पड़ेगा इनको, अगर वो चीज पॉसिबल है जावास्क्रिप्ट पे। तो हाँ, गालबन फायरशिप का था, वो छोटी छोटी क्लिप्स बनाते हैं वो। आज ही शायद उन्होंने ये अपलोड किया था, तो वो सब्सक्राइब किया हुआ है मैंने, तो उसको वो सजेस्ट करते हैं 100 सेकंड इन जावास्क्रिप्ट। तो उसमें थोड़ी हिस्ट्री वगैरह बताई थी उन्होंने। अच्छा जी, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि वार करके जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो ये रहता तो लोकल वेरिएबल है, लेकिन ये कहीं अगर ग्लोबल स्कोप में भी इसको आप गेट करेंगे तो ये गेट हो जाता है सम टाइम। ठीक है, तो ECMAScript 6 की जब बातें होना शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि यार वार, अच्छा वार को ना, आप सोच रहे होंगे कि भाई जब गूगल क्रोम ने पूरा इंजन सिरे से नया तरीके से लिखा, ठीक है ना, और सिरे से नए तरीके से पूरा इंजन लिखकर और इतना फास्ट कर दिया सब कुछ, तो ये वार के अंदर जो ग्लिच था, जो इशू था, इसको फिक्स क्यों नहीं किया? ये क्या बेवकूफी की बात है कि मतलब V8 का इंजन इतना फास्ट हो गया और इसका जो बिहेवियर था वो मतलब दैट वाज मतलब इसका जो बिहेवियर था इसको ठीक कर देते, मतलब ऐसा क्यों छोड़ दिया इसको? तो उसका जवाब ये है कि वो कर नहीं सकते। कर सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जावास्क्रिप्ट जब बनाई गई थी पहले, उस वक्त जाहिर है बहुत सारे इस पे प्रोग्राम्स लिख दिए गए हैं, जो जाहिर है अब मेंटेन नहीं कर रहे लोग उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। और कुछ लाइब्रेरीज हैं बहुत पुरानी हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो इस पे डिपेंडेंट है। इवन अगर थोड़ा सा मैं मोहतात होके अगर यानी थोड़ा मोहतात दायरे से बाहर निकल के कहूं, तो पूरा इंटरनेट इज एक्चुअली स्टैंडिंग ऑन जावास्क्रिप्ट। तो पूरा इंटरनेट जो है हमारा, चाहे वो विकिपीडिया हो चाहे वो फेसबुक हो, इज यानी कि वो इस जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही खड़ा हुआ है। तो अगर वो इसको चेंज कर देंगे ना, तो पहले से चलते हुए जो प्रोग्राम्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे।
किसी ना किसी, क्योंकि जाहिर है इसका जो बिहेवियर था उस बिहेवियर को नजर में रखते हुए लोगों ने लॉजिक बिल्ड की हुई है। तो अगर इसके बिहेवियर को चेंज किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी वजह से इसका जो बिहेवियर था, बावजूद इसके कि वो थोड़ा सा वियर्ड है, जैसा उसको होना चाहिए वैसा नहीं है, थोड़ा वियर्ड है बिहेवियर उसका, बट उसको स्टिल वैसा ही रखा और नया कीवर्ड मुतारुफ करवा दिया। ठीक है जी, तो हम नया कीवर्ड लिखते हैं इसके अंदर। हम वार को हटा के दो नए कीवर्ड उसकी रिप्लेसमेंट में मौजूद हैं, जो कि सिर्फ ECMAScript 6 में सपोर्टेड हैं। उससे पहले उस वो जो भी, यानी ECMAScript 6 को अगर कोई ब्राउजर बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता तो उसमें ये नहीं चलेगा, उसमें वार चलेगा सिर्फ। तो वो क्या है, लेट है और कॉन्स्ट है। ठीक है जी, लेट है और कॉन्स्ट है। ठीक है, लेट को किस तरह से करते हैं, मैंने कहा लेट माई नेम इक्वल्स, कोई भी मैं बात लिख दूं यहाँ पे, मलिक। ठीक है जी, माई नेम मलिक, कॉन्स्ट। ठीक है, माई फॉन इज, ठीक है, कुछ भी मैंने नंबर यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, लेट जो है ना वो वार की रिप्लेसमेंट है, बिल्कुल वार पे जैसा कुछ होता है वैसा ही लेट में भी होता है। बट लेट का जो बिहेवियर है ना, ये वाला जो ग्लिच है इसके अंदर, कि अगर किसी फंक्शन के अंदर भी होता है तो उसको होना तो चाहिए लोकल, रहता भी लोकल है, बट दैट इज नॉट प्राइवेट। मतलब बाहर से भी उसको एक्सेस किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि बाहर वाला उसको देख ना पाए कि भाई उसमें क्या है। ठीक है, स्टिल दैट इज अ वेरी टिपिकल सिचुएशन, बट चूंकि दुनिया अब उससे आगे निकल चुकी है तो उस सिचुएशन को हम बजाय उस सिचुएशन को डिस्कस करने के, उसकी रिप्लेसमेंट में जो नया कीवर्ड आ चुका है लेट, हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, कि वो मतलब क्या हमें फैसिलिटी दे रहा है, क्योंकि हमें आगे से लेट यूज करना है। मतलब इस तरह की सिचुएशन जब आती है तो लेट हम यूज करते हैं, मसला हल हो जाता है। Got it. तो हम वार के अंदर जो वियर्ड बिहेवियर है उसको हम छोड़ देते हैं फिलहाल, हम लेट पे करेंगे। सही। अच्छा, अब यहाँ पे जब मैं बनाऊंगा ना लेट, तो अब ये क्या हो जाता है, इस फंक्शन से बाहर वालों के लिए ये देखना इम्पॉसिबल हो जाता है कि इस सम में क्या रखा हुआ है। ठीक है, ये फंक्शन के अंदर ही अब सम मिलेगा, फंक्शन से बाहर रहते हुए इस सम को आप रीड नहीं कर सकते डायरेक्टली। फंक्शन से बाहर रहते हुए आप क्या कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं और आउटपुट ले सकते हैं, बस इनपुट देंगे आउटपुट लेंगे। यही वजह है कि फंक्शंस को, जो जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस हैं, अच्छा फंक्शन तकरीबन तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते हैं, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो ऐसा कहती हैं कि हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, फंक्शनल पैराडियम सपोर्ट है, सही है। तकरीबन जितनी भी एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो मल्टी पैराडियम है। ठीक है, मल्टी पैराडियम मतलब एक से ज्यादा पैराडियम को सपोर्ट करते हैं, जिसमें सरे फहरिस्त ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, नंबर 2 है फंक्शनल, फिर नंबर 3 इम्पेरेटिव, फिर और भी इसी तरह एक दो भी और हैं। तो जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लेटेस्ट हैं ऑलमोस्ट सभी फंक्शनल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करते हैं, बैक करते हैं, और सब में ही फंक्शंस मौजूद हैं। तो फंक्शंस को ब्लैक बॉक्स भी कहा जाता है। ठीक है, फंक्शन को ब्लैक बॉक्स भी कहा जाता है, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था। फंक्शन को आप क्या कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं और आउटपुट ले सकते हैं। फंक्शन के अंदर किस वेरिएबल में क्या सेव है ये आप देख नहीं सकते। ठीक है, मतलब उस फंक्शन के स्कोप की हद तक बात कर रहा हूँ, वैसे तो जावास्क्रिप्ट का कोड देख के ही आप समझ जाएंगे कि कहाँ पे कब क्या होगा। तो बट जावास्क्रिप्ट को आप इनपुट दे सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं। इस जगह पे खड़े होके, फंक्शन से बाहर खड़े होके, अगर मैं चाहूं कि मैं सम को एक्सेस कर लूं इस जगह पे, या सम के साथ कुछ प्लस माइनस कर लूं, या उसको रीड कर लूं, या उसको कंसोल कर दूं, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो प्राइवेट हो चुका है उस फंक्शन के अंदर। तो हम अब लेट यूज करेंगे। अच्छा, कॉन्स्ट क्या चीज है, कॉन्स्ट जो है वो कांस्टेंट का शॉर्ट है। अब ये माई फॉन करके मैंने जो ये बात लिख दी है ना, ये एक बार जब बन गया है तो ये पूरे प्रोग्राम में मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, ये बन गया तो ये बन गया, अब ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं अगर इसको कहूं कि माई फॉन और इक्वल्स करके कोई नई वैल्यू देने की कोशिश करूं, तो इसको मुझे एरर दे देना चाहिए, बट ये दे रहा नहीं है। क्या बकवास है यार, आज ये इंटेलिजेंस वगैरह की सारी चीजें बंद हुई हुई है। हाँ, दे दिया इसने यहाँ पे। ठीक है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल इज नॉट अलाउड। अब एक कांस्टेंट वेरिएबल में हम क्या कर रहे हैं, असाइनमेंट करवाना चाह रहे हैं, तो ये मना कर रहा है कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, हटा दिया मैंने तो बिल्कुल सही चल गया। तो ये लेट और कॉन्स्ट जो है, ये दो नए कीवर्ड्स मुतारुफ कराए गए हैं जो ECMAScript 5 में नहीं थे, 6 में ये आए हैं। और अब इनको हमें यूज करना चाहिए, वार को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि ना इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, जो वार के अंदर जो ग्लिचेस थे, जो मसले मसाइल थे, उसको इसमें रिजॉल्व कर दिया गया है। अच्छा जी,
तो ये हमने Thank बहुत you. अच्छी जी जनाब। और इसके अंदर कौन सी एक दो बात रह गई है जो हमें बतानी थी? और तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो मेंशन करने वाली थी और नहीं किया है ना? लोकल ग्लोबल सब लोगों को समझ आ गया होगा होपफुली। अच्छा, इसी तरह जो वार और लेट का जो डिफरेंस है वो भी होपफुली सब लोगों को समझ आ गया होगा कि वार जो एक पुराना कीवर्ड था, लेट उसकी रिप्लेसमेंट में एक नया कीवर्ड आया है और इम्प्रूव्ड बिहेवियर के साथ। सर प्लीज पुश दिस कोड ऑन गिटहब, आई कुड नॉट फाइंड इट इन द रिपोजिटरी। हाँ, लास्ट क्लास में गालबन में कोड पुश करना भूल गया था शायद, आई एम नॉट श्योर। पुश हो गया कोड, सही है। मे बी लास्ट क्लास में शायद मैं पुश किया था मैंने, बट वो शायद फेल वेल हो गया था, कुछ हो गया होगा। खैर, तो अभी ये कोड पुश हो चुका है राइट नाउ। अच्छा, इसमें जी प्लीज, मेरा ख्याल है हमने सब कवर कर लिया है। फंक्शन में कोई ऐसी चीज अब नहीं है जो हमने कवर ना की हो। तो प्लीज अब अगर किसी का कोई सवाल है इसमें तो वो पूछ सकता है। शहीर अहमद, आप शहीर अहमद, आप और एक और भी कोई दोस्त थे, उन्होंने भी मुझसे ये कहा था कि वो यूट्यूब की वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं। हालांकि मेरे पास से ईमेल एक्सेस मिला हुआ है उनको। तो क्लास के बाद मैंने कहा था उनसे कि उनके इशू को मैं पर्सनली देख लूंगा। तो हम बस 5 मिनट में क्लास खत्म करते हैं, तो आप सब लोग जो है ना कनेक्ट रहिएगा, आपके इशू को देख लिया जाएगा। हाँ, एक चीज और रह गई थी, छोटी सी एक जुमले की बात है। एक जुमले की बात यह है कि यहाँ पे जब मैंने आपसे कहा कि ये फंक्शन मैंने 2 दफा कॉल किया है, मैं इसको 500 टाइम्स साइमल्टेनियसली कॉल कर सकता हूं। ठीक है, तो एक दफा जब कॉल होता है ये फंक्शन तो ये 24 बाइट लेता है, ये हम देख चुके हैं अभी, क्योंकि इसके अंदर जो लोकल वेरिएबल्स हैं वो 24 बाइट के इक्वल लोकल वेरिएबल मौजूद है। ठीक है, तो नंबर्स जो जितने भी पैरामीटर, अगर 2 है 3 है पैरामीटर, तो हम सबको काउंट करते हैं। ये लोकल वेरिएबल पहला बना, ये दूसरा बना, ये तीसरा बना, ये 3 लोकल वेरिएबल जैसे ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई बन गए। उसके बाद जैसे ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई, ये तीनों वेरिएबल मेमोरी से हटा दिए गए, पूरा इंस्टेंस जो बना था नया उसको डिस्ट्रॉय करके खत्म कर दिया गया। तो एक एग्जीक्यूशन 24 बाइट लेती है, तो जाहिर है जब 100 एग्जीक्यूशन में करूंगा, ठीक है, तो वो 2400 बाइट वो लेगी मेमोरी में। तो जाहिर है जब मैं इसको साइमल्टेनियसली बहुत दफा जब कॉल करूंगा तो किसी ना किसी पॉइंट पे आके मुझे ये रोक देगा कि नहीं बस हो गया, अब अभी इससे ज्यादा कॉल आप प्लीज मत करें। ठीक है, तो वो कौन सा पॉइंट होगा? अच्छा, इस चीज को समझने के लिए इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, उसको हम कहते हैं स्टैक। ठीक है, या उसको फंक्शन स्टैक भी कहते हैं। आप गूगल कीजिएगा अलग से कि फंक्शन स्टैक क्या चीज होती है। तो फंक्शन का जो स्टैक होता है ना, मिसाल के तौर पे जैसे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, तो वो शुरू में हमने बिल्कुल ये डिस्कस किया था कि जब वो मेमोरी के लिए पूछता है कि भाई मुझे ये वेरिएबल बनाना है, प्लीज मुझे ये मेमोरी दे दें, आप अलाउ कर दें, तो जरूरी नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम वो दे ही दे, कभी मना भी कर देता है, राइट। तो इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर, जावास्क्रिप्ट चूंकि गूगल क्रोम के अंदर चल रहा होता है, तो गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउजर या जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है उसके अंदर पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में कितनी मेमोरी अवेलेबल है आपके पास, उसको देखते हुए, और कितनी चीजें मजीद और भी चल रही हैं पूरे सिस्टम में उसको देखते हुए, आपका जो प्रोग्राम है, जाहिर है आपका एक प्रोग्राम तो नहीं चल रहा ना, गूगल क्रोम के ब्राउजर में और भी प्रोग्राम चल रहे हैं, और भी टैब्स खुले हुए हैं, और भी वेबसाइट्स खुली हुई हैं, उनकी भी जावास्क्रिप्ट चल रही है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए V8 का जो इंजन है आपको एक खास अमाउंट ऑफ मेमोरी
लिमिट आपकी सेट करता है कि अगर इससे ज्यादा मेमोरी आपने मांगी ना तो आपको नहीं दी जाएगी, ठीक है, एक खास लिमिट सेट करता है। और वो स्पेशली फंक्शन कॉल के लिए होता है, क्योंकि फंक्शन कॉल ऐसी चीज है कि जैसे ही फंक्शन कॉल होता है ना मेमोरी स्पाइक होती है ऊपर। मतलब एक फंक्शन है, आपने वो 200 दफा कॉल कर दिया उसको, तो मेमोरी एकदम स्पाइक होती है। तो उसके लिए खास तौर पे वो लिमिट सेट की गई होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन स्टैक। अच्छा, वो स्टैक हर ब्राउजर में, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में, हर मशीन में अलग अलग हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि कितनी रैम अवेलेबल है, क्या कुछ और भी चल रहा है सिस्टम में, बहुत सारी चीजों को देखते हुए। तो अच्छा, वो स्टैक आप गेट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप अलग से गूगल कीजिएगा कि हाउ टू गेट माई स्टैक साइज, मतलब अभी स्टैक का साइज क्या मिला हुआ है मुझे इस प्रोग्राम के लिए, वो आप गेट भी कर सकते हैं। तो अगर आपने फंक्शन कॉल करते चले गए और उस स्टैक से आप एक्सीड कर गए, तो आपको जावास्क्रिप्ट एक एरर देगा कि स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है, कि आपका स्टैक ओवरफ्लो कर चुका है, इससे ज्यादा दफा आप कॉल इसको नहीं कर सकते। अब आप क्या करें, जो पहले ही आप कॉल कर चुके हैं फंक्शन, या तो उसको कंप्लीट होने का इंतजार करें आप, ताकि आपकी स्टैक की जो मेमोरी है वो वापस से फ्री हो और फिर आप उसको दोबारा रीयूज कर सकें। अदरवाइज अगर आप फौरन चाहेंगे कि मैं नहीं मजीद कॉल करूं, तो आपको वो कॉल नहीं करने देगा, ठीक है। इसी चीज से इंस्पायर होकर स्टैक ओवरफ्लो एक प्रोग्राम, एक पूरे प्लेटफॉर्म का नाम भी रखा है। सर वो ग्लोबल वाला डिफरेंस ये है कि जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल बने हुए होते हैं वो लोकल वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। मैं लेट से बनाए गए वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, वार से हम अब नहीं बनाएंगे, हम अब लेट से बनाएंगे जो भी बनाएंगे, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर बनाए गए वेरिएबल जो होते हैं वो लोकल वेरिएबल होते हैं। प्रोग्राम जब चलता है तो वो मेमोरी में जगह नहीं लेते। जब फंक्शन एग्जीक्यूट होता है मेमोरी में जगह लेते हैं, उसके बाद फंक्शन खत्म तो वो भी मेमोरी से खत्म, सही है। ये लोकल वेरिएबल होता है। ऑन अदर एंड ग्लोबल वेरिएबल वो होते हैं, यस जस्ट वेरिएबल, ग्लोबल मेंशन करना जरूरी नहीं है, जस्ट वेरिएबल कोई कह रहा है तो मतलब ग्लोबल वेरिएबल की बात हो रही है, ठीक है। तो वो क्या होता है, रूट पे बने हुए हैं, और जब प्रोग्राम शुरू होता है मेरा तो वो जगह ले लेते हैं मेमोरी में, और जब तक मेरा प्रोग्राम चल रहा है वो जब तक मेमोरी में मौजूद रहते हैं, ठीक है जनाब। अब इंशाल्लाह हमारी क्लास का टाइम अभी ओवर हो चुका है। अदरवाइज मुझे एक चीज़ और डिस्कस करनी थी, वो सिंगल थ्रेड कैसे रन होती है जावास्क्रिप्ट, बट मे बी हम वो नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं। अच्छा, हमारी जावास्क्रिप्ट इस पॉइंट पे कंप्लीट हो चुकी है, राइट। ये जस्ट एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है कि सिंगल थ्रेड में वो कैसे चलता है, वो हम अगली क्लास में थोड़ा सा टाइम शुरू में निकाल के हम डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद हम नॉट जेएस की तरफ मूव कर देंगे कि नॉट जेएस में क्या क्या करना है, हमें कैसे करना है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि क्विज आपका होगा, जो भी यानी आज सैटरडे है, यानी अगले सैटरडे आपका क्विज होगा, और इसी टाइम पर होगा। जूम के अंदर एक फीचर मौजूद है क्विज वाला, ठीक है। सब लोग उसको प्लीज एक्सप्लोर कर लीजिएगा, यूट्यूब से जरा देख लीजिएगा कि वो क्विज किस तरह से, उसमें क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, कैसे कैसे करके चल रहा होता है। वो प्लीज आप, क्योंकि फर्स्ट टाइम होगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम होगा, क्योंकि मैंने भी जूम पे इससे पहले क्विज नहीं लिया, बट इसमें एक फीचर मौजूद है क्विज वाला, ठीक है। तो आप उसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा, ताकि आपको पहले से आइडिया हो कि अच्छा इस तरह क्वेश्चन आते हैं आपके पास। तो 50 क्वेश्चन का वो होगा, आपका एमसीक्यूज बेस्ड क्विज होगा, और जावास्क्रिप्ट में जो चीजें हम क्लास में पढ़ चुके हैं वो सारी चीजें उसके अंदर मौजूद होंगी, ठीक है। और इसी के साथ क्लास को मैं चाहूंगा कि खत्म किया जाए अब यहाँ पर। और अगर आपका इन चीज़ों से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो वो आप व्हाट्सएप के ग्रुप में भी कर सकते हैं दोबारा, और अगली क्लास में भी आप उस सवाल को पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है जनाब। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।